नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये डिस्कशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आईपीएल की अपडेट्स भी होगी, आईपीएल का डिस्कशन भी होगा और बीजीटी के अंदर क्या होने वाला है और जो अभी हाल ही में जो छोटा सा हार्ट ब्रेक अपन को देखने को मिला है, जो व्हाइट वॉश हुआ, उसका भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। मैं हूँ निशांत, मेरे साथ मौजूद है रोहित भाई। और ये खुद जानते होंगे कि यार मैं इनको इतने टाइम से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, तो सोचा था कि कभी बातचीत करेंगे कि क्रिकेट के बारे में बहुत बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे को यार रोहित भाई पर्सनली आपकी वो क्रिकेट से हटके पर्सनली वो चीज बहुत अच्छी लगती है, जो स्टोरी लाइन वाली जो रील बनाते हो ना, वो अभी आपने कम कर दी। पहले जब अयोध्या वाले टाइम में जब आपने बनाई थी, वो बहुत मुझे मतलब मजा आ जाता है वो रील देख के। उसको आप थोड़ा और कंटिन्यू करो और मजा आता है वो सुनने में, जो हाँ भी यार, हिंदी के अंदर जो भी लाइन वगैरह होती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई। और बहुत लंबे समय से सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बिकॉज आप कब से सपोर्ट कर रहे हो व्हेन आई थिंक नोबडी सपोर्टेड, मतलब इनिशियल सपोर्टर्स में से एक हो। यू नो, आई थिंक 2017-18 वे बैक इन हम्म। 2017। सो जहां तक बात है यार, ऑब्वियसली वो रील्स क्रिकेट पे ही आपको पता है यार, इतना फोकस है, मतलब हाँ इतना ज्यादा ड्रेन कर लेता है क्रिकेट की, बाकी कुछ चीजें हो ही नहीं पाती। मैंने एक पॉलिटिकल चैनल भी खोला था, बट मैं उसमें सिर्फ हाँ, 2 वीडियो डाल पाया हूँ। तीन दो चार वीडियो महीने हो डल चुके हैं पे। मैं उस पर सिर्फ, जबकि कंटेंट अभी ट्रम्प जीता है यार, इससे बड़ी क्या खबर हो सकती है। हम्म। अभिनव अरोड़ा हम्म। के बारे में लोग इतना बात कर रहे हैं, बट हाँ। सब कुछ कंटेंट है यार, सब कुछ कंटेंट है, सब कुछ हम्म। कीवर्ड है। बट बिकॉज इतना इतना काम क्रिकेट पे है कि आप इधर उधर हो ही नहीं सकते। सो मैं भी वो मिस करता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, बट मैं कर ही नहीं पाता हूँ। या आप कह सकते हो मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, मैं सोचता बहुत ज्यादा हूँ और करता कम हूँ। सो ये है, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई, एंड थैंक यू फॉर वो टाइम भी सपोर्ट। पता। अब तो मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो आपकी लाइव ही चलती रहती है। इतना तो मैंने देख लिया कि आपको टाइम ही नहीं मिल पाता कि लगातार लाइव लाइव अपडेट वगैरह होता है, तो वो तो होता ही उसमें है भी कई मतलब चीजें छूट यूट्यूब। जाती है, उसमें भी कई चीजें छूट जाती हाँ। हैं। उसमें भी मेरे को हम्म। कभी गाड़ी से मौका मिलता है, मैं गाड़ी में बैठे बैठे लाइव कर रहा होता हूँ, हाँ। कहीं जा रहा हूँ कहीं से कर देता हूँ। तो मतलब मुझे लगता है कि भाई लोग इतना तो समझ ही चुके हैं कि भाई बंदा कोशिश कर रहा है काम करने की। बिल्कुल। बाकी तो मुझे ये लगता है कि बस जहां से भी दे सकूं, क्या देखना है कि बैकग्राउंड में क्या है। मतलब अगर बैकग्राउंड बेहतर हो सके हाँ। तो वेल एंड गुड यार, वो कोई उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं हम्म। है। बट अगर आपके पास कोई अच्छी बड़ी खबर है और आप गाड़ी में बैठे हो, तो मैं नहीं सोचता ये कि मेरे को यहाँ से हम्म। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है भाई लोग हैं अपने, उनको भी पता है भाई इस समय पर हमेशा तो नहीं हो सकता ना कि आप घर पे ही हो। ये कोई हाँ। नाइन टू हाँ, फाइव सही। वाली जॉब तो है नहीं। ये वो वाली हम्म। जॉब है कि रात 11 बजे भी बीसीसीआई टीम डाल देगी, और सुबह 5 बजे तुम सुबह उठे हो, सपोज तुम वॉशरूम के लिए उठे हो, तुमने फोन चेक करा, देखा ऋषभ पंत कार क्रैशेस का तुम्हें हाँ। पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो कोई टाइम नहीं है यार, आप कुछ हम्म। भी करके आपको करना ही है। तो वही चीज है मेरे भाई, वही चीज है उसी तरह से। वो तो कंटेंट में दम है, तो बैकग्राउंड वगैरह भी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मेन जो अपडेट वगैरह जो होती है वो तो रील वालों के लिए ज्यादा होती है, कि जो बैठ के पूरा सब कुछ चेक करते हैं और उससे ही वो लोग व्यूज वगैरह लेते हैं। तो मेन अपन आईपीएल से पहले एक डिस्कशन ही करते हैं कि जो भी हाल ही में व्हाइट वॉश हुआ और बहुत सारी हाँ चीजें हुई। रोहित शर्मा की स्टेटमेंट की 12 साल में एक बार चलता है, फिर बहुत हाँ। क्रिटिसिज्म भी उनको देखने को मिला। यस। कुछ लोग कंपेयर कर रहे थे विराट रोहित की कैप्टेंसी को। तो रोहित भाई, ये एकदम से ऐसा क्या हुआ कि यार इंडियन टीम जो इतना अच्छा खेल रही थी टेस्ट साइड के अंदर, वो एकदम से डाउनफॉल, कुछ गंभीर से भी इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि उनके आने से चीजें बिगड़ी। तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? यार ऐसा नहीं है कि अब मैं सारी चीजें गंभीर के ऊपर डाल दूंगी, नहीं, गंभीर जब से आए हैं हम्म। तब से ये हुआ है। हाँ ये जरूर है कि मैं विकेट्स के बारे में जरूर ये जानना चाह रहा था कि ये जो लास्ट 2 टेस्ट के विकेट बने, ये किसका कॉल था। क्योंकि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ कॉन्शियसली ये कॉल ले चुके थे कि हैदराबाद भी हारने के बाद हमने देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट हम उस तरह के विकेट्स में नहीं गए जिस तरह की विकेट्स हमने मुंबई में देखी खास करके। सो सडनली क्या रोहित शर्मा का ये फैसला था? क्योंकि रोहित का अगर ये फैसला होता तो फिर रोहित का ये फैसला वाइजैक में क्यों नहीं था? हम्म। रोहित अगर ये फैसला ले रहे होते तो रोहित वाइजैक में ये फैसला क्यों नहीं लेते? रोहित ने भी इनिशियली अपनी कप्तानी के फैसले ऐसे ही लिए थे। इसीलिए आपने जो बीजीटी देखी, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, हम्म। उसमें आप चाहे नागपुर हम्म। का विकेट देखो, चाहे आप दिल्ली वाला विकेट देखो, इंदौर वाला तो बहुत ही खराब था। फिर ये हार गए वाला टेस्ट, तो इन्होंने अहमदाबाद में इनको दिमाग ठिकाने लग गया कि भाई इस तरह का विकेट नहीं बनाना है वरना हमारा काम खराब हो जाएगा। वहां तक रोहित भी इसी थॉट प्रोसेस में चल रहे थे। लेकिन रोहित ने हम्म। चीजें बदली इंग्लैंड सीरीज से। वो एक कॉन्शियस कॉल था रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का। बट अगर वहां पे हम्म। कॉन्शियस कॉल था तो फिर यहां पर चीजें कैसे बदली? तो ये अभी भी मेरे लिए एक बहुत ही केस स्टडी है कि ये चीजें क्यों बदली। तो मुझे इसमें लगता है कि ऑब्वियसली हो सकता है कि गंभीर का इन्फ्लुएंस हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गंभीर का ही फैसला होगा, बट गंभीर को अगर आप थोड़ा सा अप क्लोज एंड पर्सनल जाकर देखोगे, तो जो लोग दिल्ली दिल्ली क्रिकेट को कवर करते थे बहुत पहले से, वो लोग बताते हैं कि गौतम गंभीर हमेशा से कुछ हटकर चाहते हैं। वो बहुत इजी नहीं चाहते क्रिकेट।
वो जैसे यहाँ कोटला की विकेट थी उस पे मैचेस नहीं खेलना चाहते थे, वो बोलते थे रोशनारा क्लब की विकेट में मैचेस खेलेंगे हम, वो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होती है सर्दियों के टाइम पे, उस विकेट में थोड़ा ज्यादा पेस फ्रेंडली या बैटर्स के लिए चैलेंजिंग होती है। तो वो हमेशा से थोड़ा सा ऐसे रहे हैं पर्सनल लेवल पे कि नहीं यार और चैलेंजिंग क्या हो सकता है, तो वो चीजें हैं। फिर अगेन मुझे नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट विराट कोहली की जब कप्तानी चलती थी तो खत्म हो चुका था, हम नाइट हाँ। वॉचमैन नहीं भेजते थे। अब सडनली आप देख रहे हो, आपके पास जब आकाशदीप है तो आप मोहम्मद सिराज को क्यों भेज रहे हो, और मोहम्मद सिराज में फिर आप रिव्यू भी वेस्ट करवा रहे हो। फिर उसके बाद अगर आप हम्म। देखो सरफराज जो 5-6 नंबर का बैटर है, देखो यार खेलने के लिए कोई भी खिलाड़ी कहीं भी खेल सकता है, बट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्पेशलिस्ट पोजीशंस होती हैं उसकी। एक नंबर 3 का हम्म। खिलाड़ी, एक नंबर 4, ये T20 नहीं है ना यार कि 6 वाले को 4 पे भेज दिया या 3 नंबर पे भेज दिया और वाइस वर्सा कर दिया। तो ये जो कुछ चीजें हुई है ना, ये सडनली आपको, मतलब ये मैंने रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं देखी थी अब से पहले, बट इसके बावजूद भी मैं हम्म। ये नहीं कहूंगा कि रोहित की कोई खराब कॉल्स थी नहीं। प्लेइंग 11 आप देखो बैंगलोर टेस्ट में खराब खिलाई, टॉस का खराब हाँ। फैसला, और देखो यार बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहोगे कि मेरी गलती थी, आपकी गलती थी, आपने मान ली, बढ़िया किया आपने, लेकिन वो गलतियां अगर आप दोहराते रहोगे तो फिर उसका उसके उससे क्या करेंगे, मतलब अच्छी बात है कि आपने अपनी गलती मान ली। इंडियन क्रिकेट में आधे समय तो ये होता है कि आप अपनी गलती मानते ही नहीं हो, जैसे गौतम गंभीर नहीं हम्म। मान रहे हैं कि इस टीम में स्पिन खेलनी इन खिलाड़ियों को नहीं आ रही है इस समय पर। उन्हें ये लग हाँ। रहा है कि नहीं यार T20 से जो है ना ये चीजें जोड़कर देखनी चाहिए, रादर देन आप क्वेश्चन करो कि आपके बैटर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट खुद को, तो वो मानने को तैयार नहीं है। और मैंने रोहित से पूछा था जब हम श्रीलंका के अगेंस्ट हारे थे, मैं कोलंबो में ही था, और मैंने उनसे सवाल किया था जिस दिन हम तीसरा मैच हार गए थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा स्पिन खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा, चढ़कर खेलना पड़ेगा, अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। बट अगेन आप देख रहे हो कि पिछले कुछ समय से ये हमारी प्रॉब्लम है, और इसको कोई भी सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कोई मान ही नहीं रहा है कि ये हमारी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक मल्टीपल फेसेट्स में टीम इंडिया इसका थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस भी थे हम, थोड़ा सा हम उन्हें हल्के में ले हम्म। रहे थे। थोड़ा सा ये भी हुआ कि हमें लगा कि नहीं यार पेस में चलो इनके पास पावर ज्यादा है तो स्पिन में तो हम इन्हें हरा ही देंगे। फिर हमने टीम भी गलत खिलाई, कंडीशंस मिसरीड करी, पिचेस को बनवाने का फैसला कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना देते हैं, ये जानते हुए कि स्पिन खेलना हमारी कमजोरी है। ये सारी चीजें आई थिंक बहुत सारे गलत फैसले हुए हैं, कोई एक चीज आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यार ये गलत हम्म। हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो और उस सबसे बड़ी बात ये कि आपके लिए जैसे यू नो इंग्लैंड सीरीज में आपका ट्रांजिशन के दौर में भी रोहित एक लौता सीनियर प्लेयर था उसमें, बट सारे हम्म। जूनियर्स ने कंट्रीब्यूट किया और बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूट किया। यशस्वी दोहरे शतक मार रहा है, शुभमन ने 2 शतक मार दिए, एक अर्धशतक मार दिया, ध्रुव जुरैल ने रांची में मैन ऑफ द मैच ले लिया, सरफराज। हम्म। सरफराज डेब्यू हो गया। तो मल्टीपल लेवल पे आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस उठती हुई देख रहे हो। इस सीरीज में आपको एक सरफराज का 100 मिला शुरुआत में, और पंत की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जो एक कॉमन डिनोमिनेटर था। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिला इस सीरीज में। सो अब हम्म। वॉशी का अगर आप छोड़ दो, वॉशी को छोड़ दो, तो आपको कुछ भी नहीं मिला इस सीरीज में। सो आई थिंक इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस भी नहीं आई, और मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हुई, टैक्टिकल ब्लंडर्स थे, विकेट मिसरीड हुआ, बहुत सारी चीजें थी यार। कहीं ना कहीं बहुत लोग ये भी कहते हैं कि रोहित की कैप्टनसी में प्लेयर्स थोड़े ढीले लगे, ऐसे कि यार आप जब पहले ये टाइम था कि इंग्लैंड के अंदर भी आप गए थे और आपने बिल्कुल इंग्लैंड को उनके घर में जाके हरा रखा है, और अभी आप बिल्कुल कंधे गिर जाना जो कहते हैं कि यार थोड़ा मतलब लूज फील्डिंग हो रही है, और थोड़ा सा और आप एग्रेसिवनेस ला सकते थे, तो वो कहीं ना कहीं चीजें कम देखने को वो मिली आपको वही न्यूजीलैंड मैंने वाले। कहा कि हम थोड़े ना कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा हम ये लगा कि यार अरे यार ये तो अभी श्रीलंका से हार कर आ रहे हम्म। हैं, इनको तो हमने पिछली बार इतनी बुरी तरीके से हराया हाँ। था। तो आप में वही मैंने इसलिए बोला कि मेरे को ये लगा कि इनकी सोच में ये था कि ओवर कॉन्फिडेंस, कि अरे यार हम्म। इनको भी सीरियसली लेना है क्या, मतलब इनको तो हरा देंगे ना। यार आप और मैं ही देखो ना, हम लोग क्या बोल रहे थे कि यार ये तो 3-0 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट मैच हराना है हाँ। और एक ड्रॉ कर देंगे, WTC फाइनल। हम तो ये सोच रहे थे ना, हमारी कैलकुलेशंस ये थी। सडनली 2 हफ्ते हम्म। के अंदर हम बैकफुट पर आ गए, 72% से हम 58% पे गिर गए। तो आप हम्म। देखो कि हम भी यही सोच रहे थे, अरे यार श्रीलंका से हार गए, सऊदी को कप्तानी से हटा, मतलब सऊदी ने खुद छोड़ दी कप्तानी, विलियमसन चेन भी भी नहीं खेल डिस्टर्ब नहीं है, रहे। क्या करेंगे विलियम, ये रचिन रविंद्रा को लेकर बोला जा रहा था कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखो जब बॉल पुराना हो जा रहा था या विकेट, तो उसके लिए रन्स बनाने मुश्किल हो जा रहे थे। फिर ये विलो योर रुर्क, और उसके बाद अगर आप हम्म। देखोगे मैट हेनरी, फिर सेंटनर आप है। देखोगे हम्म। टिम साउदी, फिर आप देखोगे मिथ सैंटनर, ईश सोडी, फिर आपका जाज पटेल,
कितना कर लेंगे? अजाज पटेल हर बार थोड़ी 10 विकेट लेकर जाएगा, लेकिन उसने पंजा तो खींच ही लिया था। हम्म। मिथ सैंटनर ने हम्म। आपको दूसरे टेस्ट में मार दिया, और तीसरे टेस्ट में मिथ सैंटनर नहीं था, और पहली पारी में अगर आप शुभमन और पंत की पार्टनरशिप हटा दो तो आप तीसरे टेस्ट में भी कहीं स्टैंड नहीं करते हो। तो बहुत हम्म। ही डिसमल परफॉर्मेंसेस रही, और हम हल्के भी खेले, वही जो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंट दिखे कि यार हो जाएगा ये, तो मतलब चलता है वाला एटीट्यूड जो है ना, चल कर देंगे यार, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगा परफॉर्मेंसेस देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर। कैचेस छूट रहे हैं, विकेट्स ऐसे ही जा रहे हैं, कंडीशंस मिसरीड हो रही है, जो मैं कह रहा हूँ। सो सब कुछ था, सब कुछ का ये मिक्सचर था, आपको आपको जमीन पर लाने वाली हार थी ये, कि भाई थोड़ा हम्म। सा हवा में मत उड़ो, आपको आपके घर में हराया जा सकता है, और सिर्फ हराया नहीं, क्लीन स्वीप करके जाया जा सकता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आंखें खुलेंगी भाई। और इन सब में केएल राहुल के लिए केस बहुत क्यूरियस है, क्योंकि वो खेलते हैं तो भी उनकी बदनामी होती, नहीं खेलते तो भी उनके ऊपर जाता है। तो केएल राहुल को कहीं ना कहीं टीम ने जो पहले बोला था कि हम इनको नंबर 6 पे बैक कर रहे हैं, फिर आप अनऑफिशियल टेस्ट में उनसे ओपन करवाते हो, तो बहुत सारे 2023 के बाद उनकी पोजीशन में चेंजेस हुए। साउथ अफ्रीका में 6 पे खेले, इंग्लैंड में 4 पे खेले, अभी फिर 6 पे खेले बांग्लादेश में, और अभी आप अनऑफिशियल टेस्ट में उनसे ओपन करवा रहे हो प्रैक्टिस टेस्ट में। तो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, या फिर आपने उनको परमानेंट एक जगह नहीं दी, या फिर अगर आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो फिर आप किसी और इंडिविजुअल को चांस दो, और भी टैलेंटेड प्लेयर्स है, ध्रुव जुरेल है, ऋतुराज है, और भी प्लेयर्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी क्यों नहीं मिल पा रही टीम की साइड से? नहीं, क्लैरिटी की बात नहीं है। देखो, आपने ना शुरुआत से ये किया है कि केएल के साथ आपने ये किया है कि यार कुछ प्लेयर्स होते हैं, और हर दौर में होते हैं, हर हम्म। दौर में होते हैं। हम जब छोटे थे तो राहुल द्रविड़ ऐसे प्लेयर थे कि यार चलो हम्म। इसे विकेट कीपिंग करा लेते हैं, इसे इधर नंबर 3 खिला लेते हैं। फिर ईडन गार्डन्स में जो वो हिस्टोरिक टेस्ट है, उसमें हम्म। वीवीएस लक्ष्मण को आपने 3 नंबर भेज दिया था सेकंड इनिंग्स में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हर दौर का एक ये खिलाड़ी होता है, जिसे जिसे अपने हिसाब से टीम, अपनी नीड्स के हिसाब से टीम यूज करती है। एक समय में मुझे ऐसा लगता था कि यार केएल को ना जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती इनके लिए जगह हम्म। बनाई जा रही है। बट आज मुझे ये लगता है कि नहीं, केएल को लेकर ये टीम हमेशा से ये रही है कि अगर इसे मिडिल ऑर्डर में देखो, अगर आप चाहे ओडीआईज भी देखो, ओडीआईज में भी वो ओपन ओपन करता था, ओपन से उसे मिडिल ऑर्डर में लाया गया। हम्म। T20 क्रिकेट आप देखो, ठीक है, T20 में तो उसने खेला भी खराब, तो बाहर भी हो गया इस वजह हम्म। से, बट वहां पर भी वो ओपन ही करता था। अब यहां पर जब आप देखते हो कि टेस्ट क्रिकेट में क्या चीजें हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में उसकी पोजीशन को लगातार छेड़ा जा रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूसली। आप कोई 20 पारियां नहीं बता पाओगे या 15 पारियां नहीं बता पाओगे जिसमें उसने लगातार एक ही पोजीशन पर बैटिंग की है। अभी और इंडिया ड्रॉप में भी हो हुआ, रहे हैं बीच में। ड्रॉप भी हो रहा है यार, ड्रॉप भी हो रहा है, मतलब बेवजह ड्रॉप हो रहा है, परफॉर्म कर हम्म। कर आया हुआ है, अचानक से 4 पारियां खराब चली जाती है, 4 पारियों में भी एक 50 है, उसके बावजूद भी हम्म। जो है, और वो भी कानपुर वाले विकेट में यार, जिसे आज मैं हम्म। देख रहा था उसकी जो क्या कहते हैं, जो 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 उसका आउटफील्ड होता है, आउटफील्ड को हाँ। पुअर रेटिंग मिल रखी है। आज उसकी मैं हम्म। वो रेटिंग्स पढ़ रहा था, उस विकेट पर उसने एक तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ 50 मारा है, और उसके बावजूद भी आप देखते हो, उससे पहले वो 80 ऑड मारकर आ रहा है हैदराबाद टेस्ट में जो इंडिया हार गई थी, हम्म। उससे पहले सेंचुरियन में उसका 100 है। लेकिन वो सारी चीजें लोगों को नहीं दिखती हैं, लोगों को क्या दिखता है कि यार इंडिया में इसने किस तरीके से खेला है, कॉन्स्टेंटली इंडिया में रन बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में आपके जो 3 बैटर्स रहे हैं जिन्होंने ओवरसीज आपको टेस्ट मैच जिताया, उसमें एक नाम केएल राहुल का भी है। वो चीज है। हम्म। मैं ये जरूर मानता हूं कि आप उसकी 34 की एवरेज देखते हो, लेकिन 34 की एवरेज देखने के साथ ये भी देखो कि उसने ओपन कितना किया है। एक इंडियन ओपनर जो बाहर सबसे ज्यादा खेला है, ओपन करा है, जिसने जिसने इंडिया को मैचेस जिताए, हम्म। उसके लिए 34 का एवरेज खराब नहीं है। अगर आप एक इंडियन ओपनर को बाहर परफॉर्म करते हुए देख रहे हो, तो उसमें आप नहीं देखोगे कि उसका 40 या 45 का एवरेज है, आपको बहुत कम मिलेंगे ऐसे। तो और मैक्सिमम उसने उसी पोजीशन पर बैटिंग की है। सो एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर 34, और इसके साथ साथ 34, मैं ये नहीं कह रहा बहुत छाती चौड़ी करने वाली चीज है, बट आप ये देखो हम्म। कि कांस्टेंट पोजीशंस ऊपर नीचे हुई है, कॉन्स्टेंटली उसको कम्युनिकेट कुछ और किया गया, एंड राइट ऑन द वर्ज ऑफ द सीरीज उसको कहा गया कि आप ऊपर आ जाओ। जो 2021 में हुआ था, मयंक अग्रवाल ओपनर थे, उसके पावर पैर पैर में बॉल लगता है, आप केएल के अंदर ले आते हैं, केएल को आप बोलते हैं आपको ओपन करना है, जबकि उस मैच से पहले तक उनको कम्युनिकेशन ये था आप मिडिल ऑर्डर में खेलोगे। सो आई थिंक ये चीज भी देखनी चाहिए हमारे जो ऑडियंस होती है, जो फैंस होती है, जो बोलते हैं एवरेज हम्म। देखो 34 का ही है, इतने टेस्ट मैच खेलने के बाद 34 का एवरेज है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि इतने टेस्ट मैचेस खेलने के बाद बैटिंग पोजीशन में कंसिस्टेंसी कब मिली, कब अश्योरिटी मिली कि आप हो, कब ये चीज मिली कि नहीं यार आपकी पोजीशन अब नहीं बदलेंगे, ये चीजें हुई नहीं है।
आपने सिर्फ देखा कि आपने कभी उसे ओपन कर दिया, करवा दिया, वहां उसने रन्स लगा दिए, कभी उसने मिडिल ऑर्डर में रन कर दे दिए, लेकिन उसके बाद भी आज भी हम श्योर नहीं है यार। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, हम श्योर नहीं है हम्म कि केएल राहुल होगा या नहीं होगा। आज भी उसकी पोजीशन को लेकर के एक टेंटेटिवनेस है। तो वो चीज तो है, हम्म। वो चीज तो माननी पड़ेगी हमें। बट अब जो हो गया वो हो गया, वाइट वॉश भी हो गया। अब इसी बीच के अंदर ये रिवाज रहा है बीसीसीआई का कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो या तो ऑक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है या रिटेंशन की अपडेट अनाउंस हो जाती है। तो इसी के साथ हम भी आईपीएल की तरफ ही बढ़ते हैं। लोगों का ये होता है इंडियन फैंस का कि यार आईपीएल की अपडेट आ जाती है तो सब भूल जाएंगे कि क्या व्हाइट वॉश हुआ क्या हुआ, वो फिर आईपीएल में लग जाएंगे। अभी आईपीएल के पूरे टेंशन है इसमें। एज यूजुअल दोबारा एम एस धोनी खेल रहे हैं 4 करोड़ के अंदर। मुंबई की तरफ से अंबानी जी ने क्या बातचीत करी उन सबसे कि पांचों के पांचों बढ़िया प्लेयर्स रिटेन भी हो गए, पर जरूर से वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। बट आपको क्या लग रहा है कि 10 के 10 जितने भी टीम्स है उसके अंदर किसका सबसे बढ़िया आपको टॉप रेटिंग रिटेंशन लग रहा है कि यार ये तो इन्होंने टॉप नॉच डील ले ली रिटेन करके प्लेयर्स? टॉप नॉच रिटेंशन तो मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस ही है भाई। मुंबई इंडियंस ही है। हम्म वैसा क्रीमी लेयर तो किसी के पास नहीं है। वो सारे प्लेयर्स हम्म ऐसे हैं जो अपने अपने दम पे 25-25 करोड़ ले सकते हैं। सारे हम्म। के सारे 25 से ऊपर भी ले सकते हैं। बुमराह तो आराम से तीस हाँ, पैंतीस करोड़ भी मांग बुमराह ले सकता है। सकते। अगर हेनरी क्लासन 23 करोड़ मांग सकता है तो बुमराह 30 करोड़ आराम से मांग सकता है। पांड्या भी मैं कहूंगा 25 करोड़ से ऊपर मांग सकता है, क्योंकि उसके जैसा वैसी यूटिलिटी वाला कोई प्लेयर नहीं है। सूर्य कुमार हम्म यादव भी ले सकता है, बिकॉज सूर्य कुमार यादव उस एवरेज और उस स्ट्राइक रेट को इतने सालों तक मेंटेन करने वाला। देखो, आईसीसी टी20 रैंकिंग में तो रिजवान भी नंबर 1 रहा है, लेकिन रिजवान हम्म का एवरेज और स्ट्राइक रेट जब आप देखते हो और उससे जब आप सूर्य से मैच करते हो, या विराट ने इतने साल रूल किया और विराट का 50 से ऊपर का एवरेज था यार, मजाक नहीं है। बट उसके साथ हम्म क्या वो सूर्या वाला स्ट्राइक रेट है? नहीं है। तो सूर्या का जो स्ट्राइक रेट है और सूर्या का जो एवरेज है वो कभी देखा ही नहीं गया। और वो उसके लिए वही बोल सकते हो, ना भूतो ना भविष्य थी। वो ना आपको पास्ट में कहीं दिखाई देगा, मे बी फ्यूचर में भी कोई नहीं। उस तरह की कंसिस्टेंसी लेकर आना बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है वो। हम्म तो सूर्या भी यार अपने लिहाज से नंबर 1 है। अब अगर आप रोहित को देखोगे, रोहित पास्ट अपना प्राइम पास कर चुका है। बट जो हम्म क्रिकेट, भूल जाओ, अभी टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो उसने सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में पारियां खेली टी20 वर्ल्ड कप के, जिस अंदाज में वो इस समय पे टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, ठीक है रन्स बड़े नहीं आ रहे, बट जिस अंदाज में वो खेल रहा है, छोटी नॉक, इम्पैक्टफुल नॉक कर। छोटी और इंपैक्टफुल नॉक। हालांकि इंपैक्ट टेस्ट क्रिकेट में मैं उसको नहीं मानूंगा। हम्म इंपैक्ट आपने कानपुर टेस्ट में डाला था बस, उसके अलावा आपका हम्म इंपैक्ट नहीं है बॉस। 30 रन से टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम इंपैक्ट बनता है, बहुत कम। हम्म बहुत मार्जिनल आपकी इनिंग्स याद रहेंगी जिसमें 30 रन। टेस्ट क्रिकेट में कम से कम थोड़ा बहुत इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको 50 रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम्म इंटेंट किसी काम का नहीं है अब जो आपको 25-30 रन 25-30 रन दे। सवाल ये है कि जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं वो टी20 सूटेड बैटिंग है। जो उनका मार्केट एक्सेप्टेंस है, अब रोहित शर्मा बीइंग द ब्रांड इस समय पर जो है, जो मार्केट वैल्यू उनकी है, वो उनको कहीं भी अगर आप ले जाओगे तो हाथों हाथ उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो 20-22 करोड़ के अराउंड वो भी है। यू नो, द हम्म कैप्टन, द लीडर, द बैटर, वर्ल्ड टी20 चैंपियन, सारा आप मार्केट मिला के, क्रिकेट मिला के देखो, आईपीएल में कोई किसी को तब नहीं खरीदता जब वो खिलाड़ी बहुत बड़ा है, वो या उसकी हम्म। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी आ रही हैं। तब भी खरीदता है जब उसको मार्केट वैल्यू के लिहाज से भी आप सराखों पर बैठा रहे हो। जो हाँ। जो विराट कोहली का इतना बड़ा, ऑब्वियसली विराट कोहली बैटर भी बहुत बड़ा है, लीडर भी बहुत तगड़ा है, बट उसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट भी बहुत तगड़ा है। और मैं हमेशा कहता हूं, कतर एयरवेज को अगर कोई ला सकता है आईपीएल में, वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है। देयर इज नो अदर क्रिकेटर। कोई नहीं है, ना धोनी कर सकता है ना रोहित कर सकता है। वो हम्म सिर्फ विराट कोहली ला सकता है, और वो लेकर आ गया। और हम्म जो 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 प्राइम स्पॉन्सरशिप उसने दिलाई है वो सिर्फ वो करवा सकता है। सो दैट्स इट। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि उस लिहाज से रोहित भी मार्केट में अच्छा चला जाएगा। तिलक वर्मा को उतनी कम रकम पे रोकना, यू नो और तिलक भी आपको पता है यार, देखो इंडिया खेल चुका है। इस मुंबई हाँ। इंडियंस की इतनी स्ट्रॉन्ग और स्टार स्टडेड लाइनअप में उसने अपनी जगह बना ली है। उसके नाम पे ट्रस्ट आ गया है, वो ब्रांड भी बन जाएगा। बट मुंबई ने उसको कम्युनिकेट करके, चाहे जो भी कम्युनिकेट किया, बट उसने रोका है उसे। आई थिंक ये 5 जो नाम है उन्होंने अपनी पूरी कोर बचा ली है यार, पूरी कोर बचा ली है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी खिलाड़ी आपको ऐसा नहीं लग रहा है जिसको ओवर पे किया गया हो। अंडर पे जरूर लग रहे हैं, ओवर पे कोई नहीं हाँ, लग 16-16 सबको, रहा। बुमराह हाँ, को छोड़ के सबको वैसे बुमराह को मेन को छोड़ के 16-16 कर दिया। रोहित को सिर्फ पांच हम्म लाख कम दिए गए हैं। तो आई थिंक अगर आप हम्म वो देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से वो तो स्टील डील है यार। बुमराह 18 करोड़ हम्म। इज अ स्टील डील भाई।
और ये भी अनएक्सपेक्टेड था, जो चीजें पिछले साल हुई उसके बाद लगा नहीं था कि ये मतभेद नहीं होगा, क्योंकि सूर्य भी T20 के कैप्टन है, रोहित रह चुके हैं T20 के कैप्टन, करंटली हार्दिक पांड्या मुंबई के कैप्टन है, तो तीनों का साथ में आना थोड़ा लग रहा था कि मामला बैठे नहीं बैठे, बट फिर भी एक सही डील उन्होंने अपना ली। अब मेन इनका टारगेट ये रहेगा कि बढ़िया बॉलर्स आ जाए और फ्यूचर के लिए कोर बिल्ड कर सकते हैं। बट रोहित भाई, ये ब्रांड की जब बात आई तो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही कहीं, कि उन्होंने ऋषभ पंत को ही छोड़ दिया। यार दिल्ली में ना बहुत सारे बवाल चल रहे हैं, दिल्ली में एक चीज नहीं चल हम्म। रही है, दिल्ली का इशू जो है वो ये भी है कि वो अलग अलग चाहते थे चीजों को ओनर लेवल पे। वो सबसे पहले एक GMR नया ग्रुप कोच एंड। चाहते थे, वो सबसे पहले एक नया हम्म। कोच चाहते थे कि देसी कोच हो। तो सौरव गांगुली के नाम पे एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद वो चाह रहे थे कि सौरव गांगुली को मेंटोर कर देते हैं, यूवी को ले आते हैं। हम्म। ऋषभ पंत भी बहुत ज्यादा इस चीज को चाह रहे थे कि यूवी आए कोच के रूप में। बट बात नहीं बन पाई, टू बी रियली ऑनेस्ट बात नहीं बन पाई। और जीएमआर को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यार जेएसडब्ल्यू हैं तो हम मालिक 50-50% के ही, लेकिन जो हम्म। बंदे एट द हेल्म बैठे हुए हैं वो जेएसडब्ल्यू के बैठे हुए हैं। ऋषभ पंत इज अ जेएसडब्ल्यू प्लेयर, सौरव गांगुली इज अ जेएसडब्ल्यू गाय, युवराज सिंह कमिंग वाया सौरव गांगुली अगेन अ जेएसडब्ल्यू गाय। तो आप देख रहे हो पकड़ हम्म। जो है वो जेएसडब्ल्यू की बनती चली जा रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जीएमआर को ये लगा कि नहीं यार हमें भी अपने बंदे बैठाने चाहिए और इसे यार देखो ना, अब आप विदाउट एनी डिसरिगार्ड टू हेमंत बदानी और टू वेणुगोपाल राव, लेकिन रिकी हम्म। पॉन्टिंग और सौरव गांगुली बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस है ना। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा, हेमंत बदानी का भी जिसने क्रिकेट कोचेस के रूप में फॉलो किया है उसके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, चाहे सनराइजर्स हैदराबाद का हो, टीएनपीएल का हो, ILT20 का हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उसका भी एक्सपीरियंस है। बट स्टिल मैं वही कहूंगा कि जीएमआर की ये जिद की नहीं यार हम भी अपने लोग लेकर आएंगे, और चाहे उसके लिए पूरी हम्म। फ्रेंचाइजी को 2-2 साल के लिफाफे में ही क्यों ना बांटना पड़े कि 2 साल आप देखो 2 साल आप देखो। तो वो हम्म। चीज है, तो मुझे लग रहा है उन सारी चीजों के बीच में ऋषभ को भी यही लगा कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि 6 मैच में अगर नहीं आए रिजल्ट्स तो मुझे कप्तानी से बाहर बिठा दिया जाएगा। और हम्म। मे बी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जीएमआर ग्रुप ऋषभ पंत कैप्टन से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं था। वो ये चाह रहे थे कि हमें कैप्टन नया चाहिए, वो ऋषभ को पैसा देने के लिए तैयार थे बिकॉज ही नो द ब्रांड ऋषभ पंत। बट वो ये नहीं चाह रहे थे कि ऋषभ को ही कैप्टनसी भी दी जाए। सो आई थिंक उन्होंने तो एक पंत कॉल की खुद लिया। की चॉइस थी मतलब ये, या GMR की कॉल थी? पंत ने ये सोचा यार देखो रिश्ते बिगाड़ना मेरा मकसद नहीं है, उसी हम्म। उसी जगह तक इस पे फोर्स लगाता हूं जहां पर ये टूटे ना। उसने अपनी चीजें रखी सामने कि मुझे ये चाहिए, मुझे युवराज हम्म। सिंह चाहिए। फिर उसे बोला गया कि हाँ दे देते हैं, लेकिन फिर चीजें कुछ और हुई, मिसलीड हुई फिर चीजें। धीरे धीरे उसे ये पता हम्म। चला कि नहीं नहीं मिल रहा है मुझे। तो उसने सोचा कि एक ऐसे रिश्ते पे, एक ऐसे मोड़ पे रिश्ते को खत्म करके जाता हूँ जहां पे ये टूटे ना, जहां पे हम हम्म। ओके बाय बाय करने की स्थिति में हो कि सर देख लेंगे यार, अभी फिलहाल मेरे को ऑक्शन में हम्म। जाने दो। लास्ट मोमेंट तक भी दिल्ली कैपिटल्स कोशिश करती रही क्योंकि 9 साल का रिश्ता था यार, दिल्ली के साथ कोई भी प्लेयर इतना नहीं जुड़ा है। और तब तो हम्म। जेएसडब्ल्यू था भी नहीं जब जीएमआर ने 1 करोड़ 90 लाख में उन्हें लिया था। आरसीबी चाहती हाँ। थी उस समय पंत को 2016 में, मुंबई चाहती थी पंत को, बट दिल्ली इवेंचुअली गॉट हिम। तो वो चीज एक लंबा रिश्ता था, 9 साल कम नहीं होते यार। और हम्म। वो चीज अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ऋषभ ने सही किया, उसे लगा कि यहां से आगे अगर मैंने और कुछ जिद की या जोर लगाया तो ये रिश्ता खराब हो जाएगा, अच्छा हम्म। होगा कि मैं निकलता हूं यहाँ से। तो उनकी कहीं ना कहीं सोच ये कि अक्षर पटेल को कैप्टन बनाए, या फिर ऑक्शन के अंदर वो ढूंढेंगे ऑप्शन श्रेयस ऑप्शन दे आर अय्यर लुकिंग फॉर को, क्या श्रेयस पता अय्यर। वापस ट्राई कर। हाँ। वो श्रेयस अय्यर के लिए काफी बड़ा अमाउंट रखने की कोशिश सुनने में आ रहा है कि 20-25 करोड़ रुपए रखा हुआ है श्रेयस अय्यर के लिए। अब देखते हैं हम्म। सामने से, देखो 20-25 करोड़ आप सीधे तो नहीं दे सकते ना, आपको मुझे और किसी और को लड़वाना पड़ेगा श्रेयस अय्यर के लिए, तब जाके कीमत वहां तक जाएगी। तो वो चीज है हम्म। कि 20-25 करोड़ तक आपको 2 से 3 फ्रेंचाइजीज ले जाती हैं। दो फ्रेंचाइजी भी कई हम्म। बार ऐसा होता है कि ठीक है यार 10-12 बिड मारी हो गया। अब 2 करोड़ से दस हम्म। बारह बिड आपको जो है वो 25 करोड़ पे तो नहीं ले जाएगी। इसके लिए आपको हम्म। दो तीन तीन चार फ्रेंचाइजीज के बीच एक लड़ाई लगवानी पड़ेगी। सो वो अगर होता है तो फिर वो 20-25 करोड़ वाला मामला आएगा। क्योंकि केकेआर तो मेरे को जो सुनने में आया है वो श्रेयस को 18 करोड़ भी देने को तैयार नहीं थी। अच्छा, KKR नहीं थी तैयार? नहीं, केकेआर उनको नहीं दे रही थी इतना पैसा। तो ये जो थी खबरें कि श्रेयस अय्यर 30 करोड़ मांग रहे थे, ऐसा कुछ था मतलब कि 30 करोड़ तीस मांग रहे करोड़ थे? नहीं मांग रहे थे वो, 30, लेकिन 30 करोड़ के हम्म। बहुत आसपास की रकम मांग रहे थे, 30 नहीं मांग रहे थे। अच्छा।
बट हम्म। इतनी भी कम नहीं मांग रहे थे कि जितनी मैं उसे विराट को बोलूं, मिली। उससे तो ऊपर मांग रहे थे, उससे तो ऊपर मांग रहे थे। अच्छा। विराट अच्छा। से, हेनरी क्लासन से भी ऊपर मांग रहे थे, हेनरी हम्म। क्लासन से भी ऊपर मांग रहे थे। बट 30 नहीं था, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा यार कि 30 नहीं था तो 30 से हल्का सा ही कम था यार। मतलब आप हाँ मोटा हाँ। मोटा राउंड फिगर में 30 बोल सकते हो, बट जो मुझे पता चला है वो 30 नहीं था, 30 से हल्का कम था। लेकिन हम्म। वो सबसे ऊंची रकम होने वाली थी ऑफिशियल, वो सबसे ऊंची रकम होने वाली थी ऑफिशियली। हम्म। तो वो बट चीज थी। लग रहा है कि ऑक्शन में ऐसा कुछ उनको रियलिटी चेक मिलेगा कि इतने में उनको पैसे मिलेंगे या फिर। वही मैं कह रहा हूँ यार, इसके लिए होगा हम्म। आपको लड़ाई लगवानी पड़ेगी। इसके लिए आपको हाँ। बोलना पड़ेगा एलएसजी आप भी आओ, दिल्ली आप भी हम्म। आओ, पंजाब आप भी मुझे अप्रोच करो, आरसीबी आप भी हम्म। थोड़ा सा मेरे लिए बोलो। ठीक है, तो ऐसे जब 3-4 फ्रेंचाइजी आएंगे, देखो क्या होता है, शुरुआत में जिनके पास छोटा छोटा पर्स है वो शुरुआत में आएंगे, वो 2 करोड़ से 10 करोड़ तक लेकर जा सकते हैं शायद डील। हम्म। उसके बाद जो दो मेन प्लेयर है, जिसमें शायद दिल्ली बैठी है और लखनऊ बैठी है, ये दो मेन प्लेयर आएंगे, फिर एंट्री ये दो मेन प्लेयर मारेंगे। अब ऑब्वियसली हम्म। दिल्ली के पास भी उतना पर्स नहीं है और एलएसजी के पास भी उतना पर्स नहीं है कि वो 25 करोड़ तक चले जाए। सो प्रैक्टिकली हाँ। नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकली नहीं लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई और टीम आए। तो चेन्नई आ पंजाब गई। का इंटरेस्ट हो। हम्म। पता है क्या है, पंजाब भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि देखो दो टीमें हैं जिनको देखकर ना बाकी फ्रेंचाइजीज भी बोलती हैं यार अगर ये जा रही है तो बात है कुछ। वो दो हैं, चेन्नई और मुंबई। हाँ। एक चेन्नई का तो है ही, अगर चेन्नई ने उठा दिया किसी प्लेयर के लिए तो आप देखोगे दो तीन फ्रेंचाइजीज जिनको कुछ अता पता नहीं है, जो कोई हम्म। होमवर्क करके नहीं आती है, जो बस जो होते हैं ना वो चीटिंग वाले लड़के, कि भाई ये हाँ। लिख रहा है इसका कुछ देख लेते हैं, टाप टेप लेते हैं। तो कुछ दो तीन फ्रेंचाइजीज है जो ये देखती है कि यार चेन्नई किसी प्लेयर के लिए अगर जा रही है ना तो बात होगी कुछ, तो हम भी जाते हैं उस प्लेयर के लिए। तो वो चीजें आपको होती हुई दिखाई देंगी फिर, अनटिल अनलेस जैसे चेन्नई वाली टीम जाती है तो वो गेम। और देखो कई कई फ्रेंचाइजीज कई बिड्स पे ना औरों की बिड खराब करने की कोशिश भी करती है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, हाँ। 2018 कृणाल पांड्या आरटीएम वाला माम, हम्म। आरटीएम वाला ऑप्शन देखो आप यूट्यूब में, आपको पता चलेगा सब हंस रहे हैं, किसी को नहीं लेना है, लेकिन वो बिडिंग बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुंबई इंडियंस प्रॉमिस कर चुकी है कृणाल पांड्या को कि भाई हम आपके लिए लास्ट बिड तक जाएंगे, जैसे पिछली बार दीपक चाहर के लिए हुआ था, ईशान किशन के लिए हम्म। हुआ था। तो ईशान किशन। वो चीजें वो होती दिल्ली के रहेंगी। अंदर भी जो बैठते हैं वो भी करते हाँ, हैं। किरण किरण कुमार गांधी, वो जीएमआर के हेड वही है। अच्छा अच्छा। हाँ, वही है। तो केकेआर भी अब नया कैप्टन ढूंढ रही है ऑक्शन के अंदर या फिर कुछ। केकेआर दोनों तरह से देख हम्म। रही है। हम्म। वो नीतीश राणा को भी दे सकते हैं, जो मेरे पास एक नाम है वो वेंकटेश अय्यर का नाम है। देयर माइट बी अच्छा। अ पॉसिबिलिटी, आउट ऑफ द बॉक्स है, बट आप शायद वेंकटेश अय्यर को अगला कप्तान देख सकते हैं। बाकी बाहर उनकी तलाश जॉस बटलर को लेकर के है, जॉस बटलर अगर वो ले हाँ। लेते हैं, फिर हम्म। केएल राहुल अगर वो ले लेते हैं, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। एक आउट ऑफ द हम्म। बॉक्स नाम एडन मार्क्रम भी है, तो वो भी एक हम्म। नाम है। सो आई थिंक ये सारे नाम चल रहे हैं, ऋषभ पंत ऑब्वियसली हम्म। होगा, बट ऋषभ को तो मुश्किल है कि वो ले पाएंगे। बट वो ये कि अब ऋषभ पंत की जो चीजें चल रही है कि सुरेश रैना ने ऑन ईयर ये चीज बोल दी थी कि आप उनको येलो जर्सी में देख सकते हो, तो ये कुछ सीएसके की सोच, क्योंकि मुझे लगा अगर दुबे रिटेन नहीं होता ना दुबे, तो कहीं ना कहीं पर्स ज्यादा होता। आप दुबे को आरटीएम करते और फिर आप ऋषभ की तरफ जाते, बट अब दुबे भी आपने रिटेन कर लिए, 55 करोड़ का आपके पास पर्स है शायद से, और उसके बाद आपको ऋषभ पंत की तरफ जाना है, तो थोड़ा मुश्किल तो रहेगा। मतलब अब वही चीज है कि एमएस ने कितना फोर्स किया है। एमएस ने अगर हम्म। बोला है कि नहीं 25 करोड़ लगाओ, मैं आपको बाकी 30 करोड़ में प्लेयर लेकर दे दूंगा, हम्म। तो आप देख सकते हो। और एमएस एमएस की जो खासियत रही है वो महंगे प्लेयर्स नहीं लेते हैं बहुत ज्यादा। हम्म। बेन स्टोक्स चलो एक आ गया था पिछली बार, अगर आपको याद हो, बेन स्टोक्स एक महंगा प्लेयर उनके पास आ गया था। बट अदरवाइज उनकी डील्स यही रहती है, डेविन कॉनवे, एचएल। सिमरजीत सिंह, हम्म। मुकेश चौधरी, फिर आप तुषार देश पांडे, दीपक चाहर भी बहुत महंगा नहीं आएगा। अब आपको पता है इंजरी को लेकर के मसले हैं उनके। हम्म। स्पिनर्स में भी उनका कोई बहुत ऐसा नाम नहीं रहता अब कि बहुत ही किसी टॉप क्लास स्पिनर पे जा रहे हैं। सो यार ये सारे खिलाड़ी कितने के हैं, 2-2 करोड़ के भी नहीं है ये सारे खिलाड़ी अगर आप देखोगे। मुकेश आप हम्म। देख लो, तुषार आप देख लो, सिमर आप देख लो, दीपक चार चला जाएगा 5 करोड़ के आसपास। ठीक है, और हम्म। ऊपर चला जाएगा हल्का सा। तो ये सारे जो आप 4-5 बॉलर जोड़ रहे हो 10 करोड़ में आपको मिल जाएंगे, 10-12 करोड़ में आपको मिल जाएंगे।
फिर आपको ऑब्वियसली उनके बैटर्स भी वही रहते हैं, ठीक है, समीर रिजवी पिछली बार अच्छा ले गया था, 8 करोड़ के करीब ले गया था, तो अगर हम्म। आप वो भी देखोगे तो ऊपर आपने डेवन कॉनवे जोड़ लिया, रचिन रविंद्रा जोड़ लिया, समीर रिजवी जोड़ लिया, इसके अलावा भी अगर आपने 2-4 बैटर्स और जोड़ लिए तो आप 15 करोड़ भी मान लो इन सब में, 15 से 20 करोड़ अगर आप इनमें भी लगा लेते हो, तो आपका वो जो ऑब्वियसली 4 खिलाड़ी आप अपने निकाल चुके हो अलग, और यहां से आपको मेनली इस मुंबई और चेन्नई की जो खासियत रहती है, इनको मेन 15 प्लेयर ही चाहिए होते हैं। तो आप ये हम्म। देखो कि धोनी को सिर्फ वो जो 4 उन्होंने रिटेन कर लिए हैं, उसके बाद उन्हें जो है 10 से 11 खिलाड़ी और जोड़ने हैं बस। उसके बाद अगर वो हम्म। 55 लाख 50 लाख वाले खिलाड़ी भी रख लेना, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं, एक एक सीजन में चेन्नई की टीम 12 से 14 मैक्सिमम खिलाड़ी खिलाती है। हाँ। एक जो धोनी स्टार्टिंग 11 शुरू करते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं अंटिल अनलेस कोई मैचअप खिलाना हो, कोई इंजरी हो गई, दूसरा मसला है। बट धोनी के साथ हम्म। जो ये रहता है, रोहित के साथ भी यही रहता था। रोहित भी ये नहीं करते थे कि 14-15 से ज्यादा खिलाड़ी खेल रहे हैं, नहीं। तो ये हम्म। हो सकता है कि धोनी बोलते हैं यार 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च कर दो। बट अब वही है, पंत मुझे लगता है पंत 20-25 में भी नहीं आएगा अगर पंजाब ने जिद हम्म। कर ली, क्योंकि पंजाब ही जिद कर सकता है और बैंगलोर जिद हाँ। कर सकता है। ये 110 करोड़ 50 लाख और 81 करोड़ ये जिद कर सकते हैं। तो हम्म। उसके बीच में चेन्नई का जिद करना थोड़ा सा बचकानापन हो जाएगा, बट वो सिर्फ एमएस पे डिपेंड करता है। एमएस ने क्या बोला है, एमएस ने बोला है कि आप 25 करोड़ लगा दो, मैं 30 करोड़ में बाकी टीम बना दूंगा, तो वो बाकी टीम बना देंगे, मैं आपको हम्म। चैंपियनशिप दिला दूंगा। इट्स ऑल अबाउट व्हाट ही हम्म। कम्युनिकेटेड भाई। बट फिर वो ये कि वो आ भी जाते हैं तो फिर आपका कॉल क्या रहेगा कि ऋतुराज को ही आप कंटिन्यू रखोगे एज अ कैप्टन या ऋषभ पंत को दोगे कैप्टनसी? वो भी नहीं, फिर चीजें। अभी तो आप हम्म। ऋतुराज को ही कैप्टन रखोगे, क्योंकि वो सही हम्म। तरीके से जाएगा नहीं। फिर आप धीरे धीरे कर कर देखोगे कि ऋषभ द ब्रांड हम्म। कितना बड़ा हो रहा है, ऋषभ इंडिया का टेस्ट कैप्टन बन रहा है या हम्म। नहीं बन रहा है, ऋतुराज का करियर हम्म। कहाँ जा रहा है। वो सारी चीजें देखते हम्म। हुए फिर आप फैसला लोगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको समझ में आ जाता है क्राउड का एक्सेप्टेंस किस लेवल पे किस खिलाड़ी के लिए बन चुका है। हम्म। सो मेरे हिसाब से वो टाइम बहुत सही टाइम होगा जब आप वो डेलीगेट कर सकते हो, कैप्टनसी डेलीगेट कर सकते हो। एक सीजन अगर सपोज करो आप, इस साल अगर पंत आ जाते हैं और पंत एक सीजन विनिंग नॉक खेल देते हैं, या सीजन विनिंग्स उनकी जो परफॉर्मेंस आ जाती है कि भाई हम्म। 500 रन बना रखे हैं, 150 का स्ट्राइक रेट है, ऋतुराज गायकवाड़ का 100 जाता है आईपीएल, तो नेक्स्ट ईयर हम्म। क्या दिक्कत है, ऋषभ पंत को आप क्राउन कर दो कैप्टन के रूप में, पब्लिक हाथों हाथ ले लेगी हम्म। भाई। वो तो ब्रांड भी वो बन जाएगा फिर। ऑलरेडी उनके नाम पे एक सेंटिमेंट तो है ही पब्लिक में, टेस्ट में इतना अच्छा हम्म। कर रहे हैं। फिर एक विकेट कीपर भी है, तो विकेट कीपर रिप्लेसिंग अ विकेट एमएस कीपर। का प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो जाएगा ना, हाँ। हाँ, और एमएस का लगाव भी है उनके साथ एक। तो मेरे हिसाब से हम्म। बहुत सारी चीजें हैं, ब्रांड भी है फिर, वो ब्रांड नहीं है जो हम्म। धोनी है। तो वहां जैसे हाँ। विराट के लिए मैंने कतर बोला, वैसे ही धोनी भी एतिहाद को ले आए थे। ये सारे भाई ग्लोबल हम्म। नाम है, ये आप फुटबॉल जर्सीज में लगा हुआ देखते हो ये नाम। तो इन ब्रांड्स को हम्म। आईपीएल में लाना, आई थिंक यही लोग कर सकते हैं यार, ये दो तीन, रोहित विराट और एमएस, बस इसके अलावा नहीं कर सकता कोई। हम्म। बाकी सीएसके की सोच डिफरेंट ही रहती है, वो रहाणे को लेके भी ट्रॉफी जीत सकते हैं और अश्विन भी आ जाएंगे तो अश्विन आ सकते हैं वैसे। ऐसा लग रहा है कि अश्विन आ जाए और रिटायरमेंट भी अपना यहीं पे, जो उनका शुरुआत जहाँ से हुई थी वहीं से वो एंड करे। शमी भी हैं, भुवनेश्वर कुमार, ऐसे कुछ बॉलर्स आ जाए तो उनका थोड़ा और। भुवी को मैं वैसे और देखना चाहता हूँ थोड़ा और, उनका प्राइम दिख जाए तो वो सीएसके में आके हो सकता है। बट आरसीबी की क्या सोच रहेगी? आरसीबी ने इस बार जो 3 प्लेयर रिटेन करे और सिराज को रिटेन नहीं करा, जो डीएसपी सिराज है उनको उन्होंने आरटीएम कार्ड के लिए छोड़ा या फिर बायबैक वो करे। बट ये कहीं ना कहीं बोल्ड मूव था आरसीबी की साइड से कि हम बड़ा पर्स लेके जाएंगे और केएल राहुल या पंत की तरफ जाएंगे, ऑल आउट कैप्टन चाहिए उनको। अब जो जो मैंने एक स्टोरी ब्रेक करी थी अपने चैनल पे, वो ये थी कि हम्म। आरसीबी शुभमन गिल को चाहती थी। दे वर हाँ। डेस्परेट फॉर शुभमन गिल। वो शुभमन गिल को चाह रहे थे काफी लंबे समय से, बट हो नहीं पाई वो डील। अभी मैं वो चीजें सेटल हो जाएं पूरी तरीके से, फिर वो स्टोरी भी बताऊंगा कि क्यों डील नहीं वो हुई। राशिद का भी थोड़ा प्राइस का था ना इशू, फिर उनको फर्स्ट नहीं प्रायोरिटी नहीं, दी वो गई तो, रिटेंशन। ये तो बहुत बाद में आई सारी चीजें। हम्म। राशिद वाली चीज तो काफी बाद में आई, जब राशिद को मुंबई ने ये बोला कि हाँ आपको हम मुंबई को। चाहते हैं, वो तो तब आया। हम्म। शुभमन वाली डील तो बहुत पहले थी। तो वो विराट और शुभमन को प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि प्रिंस और किंग एक साथ। आरसीबी हम्म। मार्केट भी देखता है, सीएसके जो है वो हाँ। मार्केट नहीं देखती। अगर सीएसके मार्केट देखे तो वो ऋषभ पंत और धोनी को खड़ा कर देगी। आप देखो हम्म। ब्रांड्स फूट जाएंगे अगर ऋषभ पंत और धोनी एक एड पे खड़े हो गए तो। उसी हम्म। तरीके से शुभमन और विराट,
वो किंग और प्रिंस वाला जो टैग चलता है वो एक साथ कहीं पर आ गया। और आरसीबी बहुत कॉन्शियस है इन चीजों को लेकर के, क्योंकि ब्रांड वाइज वो काफी सोचते हैं। तो वो चीज मुझे लग रहा था कि होगी। तो पैसा वो बड़ा रखेंगे शुभमन के लिए, बट देन सडनली कुछ चीजें हुई और वो चीजें नहीं हो पाई। बट देन अगर आप देखोगे तो उन्होंने शुरुआत से ही सोचा था कि एक तो कैप्टन हमें चाहिए होगा, फैफ को लेकर के कैप्टन उन्हें चाहिए था। पाटीदार पाटीदार के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट कुछ चेंजेस हुए हैं, वरना जो मुझे पता था कि दे आर लुकिंग वेरी मच टुवर्ड्स सिराज। बट आई थिंक हम्म। पाटीदार की वो जो रणजी ट्रॉफी वाली इनिंग्स थी वो बहुत टाइमली आई, जो उनका सेंचुरी आया। और सिराज का पिछले हम्म। कुछ समय से वो ना ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड परफॉर्मेंस नहीं आ हाँ। रही है, वो चीज मुझे लग रहा है उनके अगेंस्ट चली गई। सो स्टिल बट आई थिंक आरटीएम जरूर मारेंगे वो सिराज के लिए। बट डिसअपॉइंटेड हूं मैं कि उन्होंने सिराज को नहीं लिया, बिकॉज एक खिलाड़ी विराट के बाद जो वो लाइमलाइट अपने साथ लेके चलता है आरसीबीएंस की, हम्म। एक खिलाड़ी जो उस तरीके से 110% देता है आरसीबी के लिए, वो सिराज ही है भाई। तो और उसका, ये तो करा उन्होंने 5 करोड़ में। हाँ उसका रिटेन नहीं कर पाना मेरे को थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगा कि मोहम्मद सिराज को उन्होंने रिटेन नहीं किया। हम्म। बट उनकी कहीं ना कहीं सोच अब केएल राहुल की तरफ है कि वो आ जाए, बेंगलुरु कनेक्शन भी हो जाएगा। और जैसे कैप्टन की तरफ भी देख सकते हैं। वैसे विराट की न्यूज भी थी कैप्टनसी, क्या वो कर रहे हैं कैप्टनसी विराट कोहली? उनको अगर बोला उनको गया नहीं था, मिलता देखो कोई उनको दो कैप्टन। बार बोला गया। उनको शुरुआत में भी हम्म। कहा गया था जब आईपीएल खत्म हुआ था, उस समय पे उन्होंने मना कर दिया था। फिर दोबारा गई आरसीबी मैनेजमेंट उनके पास कि भाई आपको कैप्टनसी, तो उसके बारे में उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। तो अब वो ऑप्शन को हम्म। लेकर के देख रहे हैं, अगर ऋषभ पंत मिल जाता है तो ऑब्वियसली ऋषभ लीड करेंगे। केएल भी लीड कर सकते हैं। बट आई थिंक के अगर ऋषभ नहीं मिलते हैं, ईशान आ जाते हैं सपोज, ईशान केएल और विराट हो जाते हैं, देन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि विराट एक सीजन लीड कर लें। तो हम्म। बोला उनको जरूर जा रहा है आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से, बट विराट इस चीज को लेकर के अभी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। पहली बार उन्होंने डिनाई कर दिया था, दूसरी बार क्या किया आई डोंट नो। हम्म। बट आरसीबी की साइड से ये भी होता है कि सोचते स्टार्क का है बट यश दयाल जाते हैं, वो ऑक्शन की टेबल पे जो भी चीज उनके साथ होती है। बट राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान ने एक मूव करा कि 14 करोड़ ध्रुव जुरेल को दिया और जॉस बटलर को उन्होंने रिलीज कर दिया। रिटेन ना जॉस को करा ना चहल को करा। तो ये इनकी क्या सोच थी राहुल द्रविड़ और कंपनी की? ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ उन्होंने दिए आई एंड थिंक अगर शिमरन आप हिटमायर को रिटेन करा 11 करोड़ में। राजस्थान की अगर आप थॉट देखोगे, हमेशा से उनका हमेशा से ये रहा है इंडियन क्रिकेटर्स पर पैसा लगाना है। हम्म। यंग इंडियन प्लेयर्स जो आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं, तीनों फॉर्मेट इंडिया के लिए खेल सकते हैं, ब्रांड बन सकते हैं। यशस्वी आप देख लो, रियान पराग आप देख लो। पिछले समय में अगर आप चले जाओ, रविंद्र जडेजा आपको देखने को मिलता है, वहां से निकल कर आया। हम्म। यूसुफ पठान को आप देखो, तो आपको अलग अलग समय पर अलग अलग क्रिकेटर्स मिलेंगे जो राजस्थान के लिए खेले। और राजस्थान ने एट अ वेरी यंग एज उन पर पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, टाइम लगाया, एफर्ट्स लगाए, मैन मैनेजमेंट लगाई, और उनको एक बढ़िया क्रिकेटर बनाया। सो आई थिंक वही चीज मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कोई सेम ओल्ड फॉर्मूला है कि यंग इंडियन प्लेयर्स पर पैसा लगाओ। बटलर को शायद इसलिए रिटेन नहीं कर पाए, जो मुझे पता चला है अंदर से, कि बटलर कैप्टनसी चाह रहे थे। बटलर को चाहिए था कि अच्छा। मैं कैप्टन बनूं, और मतलब एटलीस्ट ट्राई तो दूं कैप्टनसी का। नहीं भी मिलती है तो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट मैं हम्म। मार्केट में जाऊं तो सही। आरआर में मुझे कैप्टनसी नहीं मिल सकती। ऑब्वियसली शायद पैसे की डिमांड भी रही होगी उनकी, बट पैसे से भी ऊपर हम्म। अगर मुझे लग रहा है कि कोई चीज थी तो वो कैप्टनसी थी। सो अब जब वो ऑक्शन में आए तो तीन चार फ्रेंचाइजीज हैं जो कप्तान ढूंढ रही हैं, तो देयर माइट बी अ हम्म। पॉसिबिलिटी कि जैसे हमने केकेआर की बात करी थी कि वो शायद उन्हें मिल जाए। हम्म। सो ये चीजें मुझे लग रही हैं जो बटलर को रिटेन नहीं करवा पाई। कहीं ना कहीं लखनऊ की सोच होगी एज अ कैप्टन, या फिर वो पूरन को रखेंगे कैप्टन? नहीं, पूरन को कम्युनिकेट कर चुके हैं कि आपको 21 करोड़ दे रहे हैं, कैप्टनसी भूल जाओ। कैप्टनसी अभी हम्म। आप हमारा पहला टारगेट नहीं हो। और कैप्टनसी को लेकर के हम देखेंगे कि ऑप्शन में हमें क्या मिलता है। और पूरन बहुत बहुत अनस्टेबल भी रहे हैं एज अ कैप्टन। आप अंडर 19 वर्ल्ड कप देखो उनका, हम्म। वहां पर भी उन्होंने जो है इसी तरीके से अचानक से ही कप्तानी छोड़ दी थी। वेस्ट इंडीज टीम की कप्तानी भी उन्होंने अचानक से ही छोड़ दी थी। सो ही इज वेरी अनस्टेबल एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न। तो वो चीज मुझे हम्म। लगती है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है उनके साथ। बट पैसा उन्हें अच्छा दिया गया है। सो आई थिंक वहां से अगर आप अभी देखोगे तो मुझे लग रहा है कि वो ऑप्शन को तलाश रहे हैं, कैप्टनसी तलाशने के लिए। बाकी आई डोंट थिंक कि आपको कहीं कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उनकी तरफ कप्तानी को लेकर जाएगा। मुझे लगता है वो ऑप्शन में ही श्रेयस अय्यर हो गए, केएल हो, नहीं केएल तो नहीं, श्रेयस हो के गए, श्रेयस बटलर हो गए। पंत।
हाँ, ये सभी वो देखेंगे, कोशिश ये रहेगी उनकी। एंड जीटी की साइड से तो उनका सॉर्टेड हो ही गया, राशिद को 18 करोड़ दिए गिल ने, वो उनको जो कंपनसेशन जो उनका हुआ 16 करोड़ उनको मिले। और जीटी का पूरा फिक्स्ड है मामला। 16.5। हाँ से अब जीटी का पूरा फिक्स्ड है मामला, ऐसा कुछ कोई मतलब जीटी और एलएसडी ऐसी फ्रेंचाइजी ने इनकी कोई बातचीत करता नहीं है, ये इनको ऐसे रखता है जब लखनऊ थोड़ा अच्छा खेल रही थी, फिर लखनऊ का ये हो गया कि एलएसडी के ओनर को कहीं ना कहीं रिजल्ट्स बहुत इंस्टेंट चाहिए, कि आप क्यों नहीं पहुंचे, क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, वो एसआरएच के अंदर हारे तो वो ग्राउंड के अंदर ही जो केएल को जो भी चीजें हुई। और ये धोनी की साइड से भी देखने को मिली कि जो 2017 में जो उन्होंने धोनी के साथ करा था, तो वो लखनऊ इस वजह से मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो पाती कि वो रिजल्ट्स बहुत इंस्टेंट चाहती है कि हमको तो फाइनल पहुंचा दो तुम। तो गंभीर थे, फिर गंभीर ने भी छोड़ दिया। तो जीटी के क्या लग रहा है आपको, कोई मेन ऐसा कोई बड़ा नाम जो वो टारगेट कर रहे हो? 69 करोड़ का पर्स है शायद से उनके पास अभी। ईशान किशन उनकी लिस्ट में है काफी आगे। ईशान हम्म। किशन आई थिंक दे विल बी द फर्स्ट वन जो उनके लिए बिड करेंगे, इफ नॉट द फर्स्ट वन देन मस्ट बी द लास्ट वन। जो आखिरी बिड हम्म। होगी वो उनकी तरफ से ही जाएगी ईशान के लिए। शुभमन काफी ज्यादा उनको चाहते हैं, विकेट कीपर उनको चाहिए, और उनका एक कनेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से हम्म। तो सबसे बड़ी बिड ईशान किशन के लिए जाएगी उनकी तरफ से। शमी को रोकना चाहेंगे, देखते हैं शमी को लेकर के क्या इंटरेस्ट एरियाज हैं, बट डेफिनेटली दो तीन नाम हैं ऐसे जिनको लेकर के वो देखेंगे। मिडिल ऑर्डर बैटर उन्हें देखना है, और कोई डेविड मिलर टाइप, जो हम्म। हार्दिक पांड्या बीच में थे, केन विलियमसन का नाम था, तो वो चीजें हैं। तो मिडिल ऑर्डर उन्हें सॉर्ट आउट करना है, बॉलर सॉर्ट आउट करने हैं। बॉलर्स में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, बट बैटर्स को लेकर के आपको सबसे पहले तलाश करनी पड़ेगी कि ईशान किशन आ पाते हैं या नहीं। देन फिर मिडिल ऑर्डर आपका कौन देखेगा, वो सारी चीजें हम्म। हैं। साई सुदर्शन वहां पर आपके पास है, बट स्टिल आपको देखना है। शाहरुख को भी विकेट आपने कीपर रोका भी है, आपको आपने चाहिए। किया भी है। विकेट कीपर, यस, वही विकेट कीपर और ओपनर आई थिंक हम्म। वो साथ ही लेके जाएंगे। हम्म। ये तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कोई ऐसा नाम जो मतलब ऑक्शन के रिकॉर्ड ही तोड़ देगा, जो हाईएस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकता है? ऋषभ पंत। आई थिंक पंत को लेकर के जो कैप्टनसी, हम्म। ब्रांड, प्लेयर, इंटरेस्ट जितनी सारी फ्रेंचाइजीज का है, तो आई थिंक वो हम्म। विदाउट अ डाउट मेरे हिसाब से ऋषभ पंत कर देगा। और कुछ नाम ऐसे जैसे वॉशिंगटन सुंदर, इनकी तरफ भी ज्यादातर टीम्स देख रही होगी ऑक्शन के अंदर। वॉशी ऑब्वियसली सुंदर, ऑब्वियसली। ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन अर्शदीप मैक्सवेल सिंह, की। आई थिंक अर्शदीप हाँ है। अर्शदीप। अर्शदीप ने अर्शदीप शायद से पटेल। अनफॉलो वगैरह जो इन चलता है कि पंजाब को अनफॉलो कर दिया और ये मैं पोस्ट देखता नहीं हूँ ना, डिलीट मैं कर इसे बहुत दिया। सीरियस लेता हूँ। पता नहीं, मतलब हाँ हम्म। होता होगा इनका भी कुछ, बट ऑब्वियसली हम्म। उसने जितना पैसा मांगा था वो उसे नहीं मिला। एंड अब अगर हम्म। वो उसके लिए जाते हैं तो मुझे नहीं पता वो किस तरीके से होगा, क्योंकि आरटीएम भी प्लेयर्स के कर पास। सकती है वैसे पंजाब। हाँ, तो वो चीज है। हम्म। सो ये चीज तो मैं नहीं देखता हूँ कि किसने किसको फॉलो अनफॉलो किया, क्या हो रहा है क्या नहीं हम्म। हो रहा है, अनटिल अनलेस चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। बट अभी तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि अर्शदीप ने पैसा मांगा था जो उसे नहीं मिला, तो वो रिटेंशन, उसने बोला कि ठीक है रिटेन नहीं होगा, ऑक्शन में चला जाता हूँ, बस दैट्स इट। तो हम्म। वो एक बड़ा नाम हो सकता है जिसपे अच्छा पैसा लगाया जा सकता है। ग्लेन मैक्सवेल, सैम करन, ऐसे कुछ नाम आपको लग रहे हैं कि ये भी कुछ ग्लेन मैक्सवेल तो मुझे नहीं लग ऑलराउंडर्स रहा है है। तो? पैसा हम्म। कमा लेता है वो, बट परफॉर्म नहीं कर पाता यार उस तरीके से। हम्म। सैम करन का भी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। जैक फ्रेजर मगक हम्म। को मैं देखना चाहता हूँ। जैक फ्रेजर मगक क्या हाँ। लोगों की याददाश्त में ताजा है। मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली ने ट्रिस्टन स्टब्स को रोक लिया, क्योंकि वो एक स्टील डील लगी मुझे। हम्म। आज की तारीख में हाँ। ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़ कुछ भी नहीं है भाई। वो आप देखना हम्म। अगले कुछ सालों में, आप देखना वो सबसे बड़ा प्लेयर है। तो हम्म। वो चीज मुझे लगती है। जैक फ्रेजर मगक देखते हैं क्या लोगों के उनको भी जहन में। शायद आरटीएम करे दिल्ली कि रखना चाहे। आरटीएम, लेकिन मेरे ख्याल से पॉन्टिंग नहीं होने देगा आरटीएम। पॉन्टिंग लंबा हाँ जाएगा जैक वो फ्रेजर कर। मगक के लिए। तो हम्म। वो चीज है। सो आई थिंक ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं यार जिनको लेकर लगता है कि यू नो एक 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 बढ़िया दाव खेला जा सकता है। मैं फिल सॉल्ट को लेकर के भी बहुत, फिल सॉल्ट भी मुझे हम्म। लगता है कि अच्छा जाएगा फिल सॉल्ट। उसके पास भी वो दम है। तो याद नहीं आ रहे अभी कुछ कुछ नाम, बट मल्टीपल प्लेयर्स थे यार जो जो बढ़िया कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क भी होगा। स्टार्क ने हाँ भी मिचेल फाइनल में मैन ऑफ स्टार्क। द मैच उठाया था। तो हम्म। परफॉर्मर तो है वो। बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे नाम है यार, याद नहीं आ रहे हैं अभी कुछ, हम्म। और बट नाम। पंजाब की साइड से भी उनकी क्या है सोच रहेगी कि एमएलसी लीग के अंदर स्टीव स्मिथ और पॉन्टिंग की वो जोड़ी थी, तो अगर उनको नहीं मिलता कोई कैप्टन, वैसे तो लग रहा है कि तीन बड़े नाम में से कोई एक आ ही सकता है, इतना पैसा तो, बट अगर नहीं मिलता तो कोई स्टीव स्मिथ को लेके कैप्टन बना दे, वो उनका लगाव भी रहता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से। हाँ, वो वॉशिंगटन फ्रीडम्स के साथ जो उन्होंने किया था एमएलसी में, तो हाँ। वो एक पॉसिबिलिटी है। एक मीटिंग भी हुई है, हम्म। आज से हफ्ता भर पहले स्टीव स्मिथ और
रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग भी हुई है, और काफी सारे और प्लेयर्स को लेकर के भी बातचीत है, जैसे मिच मार्श हो गए, जैक फ्रेजर मगर्क हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, डेविड डेविड वार्नर। वार्नर को लेकर हाँ। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ऑलरेडी ये डिस्कशंस हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, ऋषभ पंत को वो हासिल कर ही लेंगे। अगर वो चाहते होंगे ऋषभ पंत को, दिल्ली के पास इतना पर्स है यार कि वो जिसको चाहेंगे उसको ले लेंगे, और किसी प्लेयर के पास हम्म। ऑब्जेक्शन तो है नहीं कि यार नहीं मैं इस फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेलना चाहता। तो जो है सो हम्म। होगा भाई, जो है वो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक नाम ट्रेंट बोल्ट भी है वैसे, ट्रेंट बोल्ट भी क्या पता हाँ, थोड़े ट्रेंट बोल्ट, महंगे लेकिन जाए। मुझे लगता है कि मतलब अच्छा बॉलर है, बट जो एक चीज हम्म। उसके अगेंस्ट आती है कि सिर्फ नए बॉल का बॉलर है, हाँ नए बोल्ट। तो वो ट्रेंट चीज मुझे बोल्ट, लगता रबाडा, लियाम है। लिविंगस्टन ये। रबाडा को तो देखो पॉन्टिंग ने दिल्ली में भी रिलीज कर दिया था, ऑक्शन में डाल दिया हाँ। था 2022 में। तो मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। बाकी टीमें जा सकती है, कोलकाता जा सकती है, कोलकाता हम्म। अर्शदीप पे जा सकती है, क्योंकि मिचेल स्टार्क का एक लाइटर वर्जन अगर वो अर्शदीप को कहें कि भाई हम्म। वो हो सकता है, तो वो चीज है। आरसीबी जा सकती है। तो ये सारे हैं जो हम्म। जा सकते हैं इन सब पर, चाहे रबाडा हो जेम्स चाहे एंडरसन ने नाम लिखवाया है, तो अनसोल्ड जाएगा, मुझे लग रहा है अनसोल्ड जाएगा भाई। नहीं कह रहे कि एज कोटा सीएसके में मैच हो रहा है तो सीएसके। पता नहीं भाई, आई डोंट नो, बट मुझे तो लगता है कि अनसोल्ड जाएगा। क्योंकि इतने साल बाद आप रजिस्टर करवा रहे हो आईपीएल के अंदर, तो मेरे हिसाब से हाँ, आईपीएल के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो 42 साल के हैं शायद, सौरभ नाम लिखवा रहे हो। और आ भी जाते तो वाइब्स के लिए देखे तो धोनी एंडरसन डगआउट में बैठे रहेंगे, जो पहले उनकी चीजें चलती थी टेस्ट मैचेस के अंदर, तो वो चीज भी है। हैदराबाद की आखिरी में बात करें तो हैदराबाद की साइड से उनके भी कुछ ऐसी टेंशन रहे कि नीतीश कुमार रेड्डी को उन्होंने कंफर्म रख दिया, 23 करोड़ 100 क्लासन को दिए। अब इसके पीछे की क्या उनकी थ्योरी है कि 23 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हुए क्लासन के लिए, पैट कमिंस 18 करोड़। हुआ ये कि उनको जो है वो कुछ फोन कॉल्स के बारे में पता चल गया था एसआरएच ओनर्स को, जो हेनरी क्लासन हम्म। के फोन पे आ चुके थे। हेनरी क्लासन के मैनेजर से जब इन्होंने बात करनी चाहिए, तो हेनरी क्लासन के मैनेजर ने बोल दिया कि आरसीबी ने हमें अप्रोच किया है 20 करोड़ की रकम के साथ, अराउंड 20 CR। और ऐसी ही एक दो अमाउंट्स और थे जो उनको पहले भी मिले थे कि भाई हम आपको इतना दे देंगे। तो मतलब 20 CR की विसिनिटी में हेनरी क्लासन को लेकर के बातचीत हो रही थी। तो एसआरएच ने हम्म। बोला कि हम इस पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, हम मोटा मोटा आप कर लो, 23 करोड़ आपको लॉक करते हैं, बस ना आप इधर बात करो ना उधर बात करो, हम दे रहे हैं आपको 23 CR। हम्म। तो दैट्स इट, दैट्स हाउ ये डील हुई 23 करोड़ वाली, बिकॉज हेनरी क्लासन के पास पहले से डील्स आ रही थी, अलग अलग ऑफर्स थे हम्म। मल्टीपल फ्रेंचाइजीज की तरफ से। तो आई थिंक ये चीजें काम कर गई। और वही चीज राशिद खान के साथ भी हुई कि जैसे ही जीटी हम्म। वालों को पता चला कि एमआई अप्रोच कर रही है, तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि हम दे रहे हैं आपको, पहली रिटेंशन दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने शुभमन को नंबर 2 पर रखा, और शुभमन बीइंग शुभमन, उसने ये चीज एक्सेप्ट करी कि ठीक है यार, मैं भी उतने पैसा मांग लूंगा तो टीम बनाने में मुश्किल हो जाएगी मुझे। तो वो चीज है, वरना हम्म। ईगो की लड़ाई तो उसके लिए भी थी, बट उसने ईगो को पीछे रखा और ये देखा कि भाई ठीक है, कैप्टन हूं अभी, लीडरशिप को बेहतर करता हूँ, टीम बेहतर बनाता हूँ, बाकी देखा जाएगा। पैसा क्या है, उस पैसा तो कमा ही रहा है यार वो। हम्म। तो वो चीज है। तो ये चीज हुई हेनरी क्लासन वाले मसले में। अब एक सवाल जो 2020 से चलता आ रहा है कि ये धोनी का लास्ट आईपीएल है या फिर अगले साल दोबारा। पता नहीं भाई, इसका तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। धोनी को पता है कि सस्पेंस बिकता है, सस्पेंस बहुत अच्छा बिकता है। हम्म। हर बार लोग सोचते हैं ये हम्म। लास्ट आईपीएल है, चलो स्टेडियम में जाके देख लेते हैं, एंटिसिपेशन रहता हम्म। है, क्राउड, मैं खुद 2 बार ब्रॉडकास्टिंग जाया। सब। वही 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 चीज है, वही चीज है। ब्रॉडकास्टर, क्राउड, सब उसको उसी तरीके से बेचते हैं। बट हर बार हम हम्म। देखते हैं धोनी वापस आ जाते हैं। तो इस पे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि ये उनका लास्ट आईपीएल है या नहीं है। बट लास्ट ईयर कहीं ना कहीं अगर ट्रॉफी आ जाती तो मुझे लग रहा था कि शायद से हो जाता, वो फेयरवेल हो जाती, बट कहीं ना कहीं क्या पता बदला वगैरह ले रहा हो उससे आरसीबी पिछले से साल तो तो। आई गई थी ट्रॉफी, उससे पिछले नहीं साल तो आई गई थी वो, ट्रॉफी। हाँ उससे पिछले साल आ गई थी, इससे पहले वाले में नहीं आई थी। जो बहुत थ्योरी भी बनी कि धोनी ने कोई स्क्रीन वगैरह तोड़ दी। आजकल ये हो गया कि धोनी का करियर जितना बड़ा जा रहा है ना, तो उतनी हेट वगैरह बहुत मिल रही है सोशल मीडिया के अंदर, जैसे हर चीज के अंदर की स्क्रीन तोड़ दी, वो कर दी। तो ये चीज क्यों हो रही है कि आप उसके जो उसने अचीव करा, जो उसने कंट्रीब्यूट करा है, उसको तो आप भूल जाते हो, और फिर जो छोटी छोटी बातें कि यार जो पार्टी में क्या कर रहा है, वो शूज ये पहन रखे हैं लाइट वाले, यार वो उसकी पर्सनल लाइफ है ना, तो उसके ऊपर फिर वो चीज होती है आजकल तो ये। आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है वो शायद जानती नहीं है कि धोनी ने क्या किया है, धोनी का क्या अचीवमेंट है। हम्म। धोनी की ट्रॉफीज, या उसने इंडियन क्रिकेट के लिए जो किया है, मे बी
जो शायद वही जो हम बोलते हैं लॉकडाउन किड्स, जिन्हें हम बोलते हैं कि लॉकडाउन के बाद जिन्होंने हम्म। शायद क्रिकेट को मतलब बहुत सीरियसली देखना शुरू किया है, उनको शायद ना हम्म। तो सचिन के बारे में पता है ना धोनी के बारे में पता है। वो हम्म। आजकल के स्टार्स को देख रहे हैं जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जब हम भी थे तो शायद हमें लोग उस समय पे अगर गुंडप्पा विश्वनाथ के बारे में बोलते, या मोहिंदर अमरनाथ के बारे में बोलते, या कपिल देव के बारे में, या सुनील गावस्कर, हमारे पिताजी के लिए हमेशा सुनील गावस्कर बड़े रहे, हमारे लिए हमेशा सचिन तेंदुलकर, आज की पीढ़ी के लिए विराट कोहली हमेशा नंबर वन रहेंगे। तो हर पीढ़ी हम्म। अपना हीरो खुद चुनती है यार। मुझे लगता है कि आजकल इतनी हिट इसलिए मिलती है बिकॉज ये जो पोस्ट 2020, 2018, 2020 जिन्होंने क्रिकेट देखनी शुरू करी, और क्रिकेट अब सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा चलता है कि हाँ। आपको उन लोगों की आपको ओपिनियन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वहां पे। और क्योंकि वो बाकी पुरानी जनरेशन को आउट नंबर कर रहे हैं, तो आपको वो चीज ज्यादा देखने को मिलती है जो शायद अगेंस्ट धोनी है, कि भाई ये क्यों कर हम्म। रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। बट आजकल तो राइट रीजन की वजह से सपोर्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे वो, गोल्फ खेला था और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो आजकल तो मेरे ख्याल हम्म। से राइट रीजंस की वजह से चल रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं धोनी। वो कहीं ना कहीं आईपीएल का ही मेन रोल मुझे लगता है कि वो उस भड़ास के अंदर भी बहुत लोग ऐसे पोस्ट वगैरह बना देते हैं कि अच्छा आरसीबी को हरा दिया, इसको हरा दिया, वो कर दिया। फिर वो फैंस के अंदर जो लड़ाइयाँ चलती रहती है। बट मेन जो आईपीएल का डिस्कशन वो था, अब आखिरी में कंक्लूड बीजीटी से करते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हरी रोहित भाई, और थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट रहेगी टीम की। 3-0 से आप हार के आ रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी जो 2 टेस्ट मैच हुए, प्रैक्टिस टेस्ट, इंडिया ए के, तो ना अभिमन्यु ईश्वरन खेल पा रहे ना ऋतुराज। चलो ऋतुराज का नाम नहीं, बट फिर भी वो दोनों से बॉल उनको समझ ही नहीं आ रही क्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच रहेगी कि पहला टेस्ट अगर रोहित नहीं खेल रहे, तो क्या आप अभिमन्यु ईश्वरन की तरफ उनको चांस दोगे, या फिर केएल को ही वो बलि का बकरा कि भाई तू ओपन कर, या फिर शुभमन गिल को आप दोगे कि आप ओपन करो? तो कुछ क्या थ्योरी रहेगी उनकी टीम की और कोच की? नहीं, मुझे लग रहा है केएल ही शायद ओपन करते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो आपका बेस्ट कैंडिडेट है इस तरह की कंडीशंस में। आप उसे जैसे हम्म। देखना चाहो वैसे देख लो, बट मुझे लगता है केएल एंजॉय ही करेंगे बिकॉज उसने कभी यू नो इन चीजों से पीछे नहीं हटा है वो। उसको आपने जब भी बोला कि हम्म। भाई अब आप इस पोजीशन पे खेल लो, अब आप इस पोजीशन पे खेल लो, वो खेला है और उसने रन स्कोर करे, इंडिया को मैच जिताए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई दिक्कत है। मुझे लग रहा है अंडर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल होगी टीम इंडिया। प्रेशर होगा, अब तो इस चीज का भी प्रेशर है कि यार डब्ल्यूटीसी फाइनल जा पाएंगे या नहीं, अपने दम पे जा पाएंगे, या वहां किसी और सीरीज को या रिजल्ट्स पे हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी अब बहुत ज्यादा हो गई है, अंडर कॉन्फिडेंट भी होंगे। टीम भी पूरी ताकतवर नहीं है, शमी के बारे में नहीं पता है, रोहित के बारे में नहीं पता है, तो वो चीज ऑलरेडी आपको हॉन्ट कर रही है। तो इन सारी चीजों के हम्म। बीच में मुझे लगता है कि आप ये जरूर देखना चाहोगे कि यार आपको अभी क्या, करंटली आपके सामने सिचुएशन क्या है। तो बीजीटी बहुत टफ होने वाली है। और अचानक से जो है वो जो टफनेस है उसकी वो बढ़ गई है बहुत ज्यादा। और अचानक से हम लोग जो डब्ल्यूटीसी फाइनल को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, वो थोड़ा सा हमारा ऑप्टिमिज्म कम हुआ है, काफी कम हो गया है अब। बहुत जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, जो बहुत ही ज्यादा मतलब आंख बंद करके टीम इंडिया पे भरोसा करते हैं, वही सोच रहे होंगे कि बीजीटी फाइनल, डब्ल्यूटीसी फाइनल अभी भी जाया जा सकता है। बट बहुत कम उम्मीदें हैं। बट जब स्क्वाड अनाउंस्ड हुआ था, तो कुछ 2-3 चीजें थी कि आपने जो इन प्लेयर को सिलेक्ट करा, नीतीश कुमार रेड्डी इनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया इनको लेके जा रहे हो। एक हम्म, ऐसा ऑलराउंडर जिसको आपने इंडिया के अंदर टेस्ट नहीं खिलाया, और डायरेक्ट आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको ट्राई कर रहे हो। हर्षित राणा का नाम था, कुछ लोग वो लॉबी से भी जोड़ रहे हैं कि गौती है और फिर के कैट लॉबी वगैरह। तो हर्षित राणा को लेना, तो ये क्या सही डिसीजन था टीम का, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि यार आप पीछे मुड़ जाते वापस, रहाणे पुजारा को लाते, फिर वो आप अतीत में जा रहे हो अपने? वो हम्म। तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। गट हाँ। फीलिंग पे आप गए हो। देखो, नीतीश राणा कोई लॉबी प्लेयर नहीं है। नीतीश राणा ने हम्म। अच्छी बॉलिंग की है। अभी फर्स्ट क्लास में या दिल्ली में रणजी ट्रॉफी में डाला था, फाइफर लिया, 50 भी मारा। मैंने उसे जिम्बाब्वे हम्म। में गया था, मैंने जिम्बाब्वे में भी उसे बॉलिंग करते हुए देखा था। मैं श्रीलंका भी गया था, मैंने वहां भी उसे बॉलिंग करते हुए देखा था। वो रोहित विराट को भी बीट कर रहा था यार। तो वो ऑफ द हम्म। सर्फेस बहुत तगड़ा बॉलर है, हाइट अच्छी है, फिजिक अच्छी है, जबरदस्त बॉलिंग करता है। तो लॉबी का चक्कर हम्म। नहीं है इसमें। हाँ, ये जरूर है कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि अभी आप उनकी बैटिंग एक्सप्लॉइट्स नहीं देख पा रहे हो, अभी आप बॉलिंग में उतना हम्म। दम नहीं देख पा रहे हो, अभी आपने उन्हें एक सीजन पूरा खेलते हुए नहीं देखा है। एंड सडनली आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए मान रहे हो कि यार ये प्लेइंग 11 का हिस्सा हो जाएंगे। सो वहां मुझे लग रहा है थोड़ा सा जल्दबाजी है। अदरवाइज हर्षित को लेकर के मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दबाजी है। हर्षित आपको अच्छा हम्म। करके दे सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के मुझे लग रहा है कि शायद हमने जल्दबाजी कर दी है थोड़ी सी। दैट माइट बी और द केस। अक्षर पटेल का भी इंक्लूजन नहीं हुआ, वॉशिंगटन सुंदर को वो प्रेफरेंस नहीं, दी गई। अक्षर तो यार बाहर के टेस्ट में इन्वॉल्व होता ही नहीं है ना। हम्म। अक्षर के साथ आप हम्म। एक ही थ्योरी के साथ जाते हो कि अक्षर आपका घर पर खेलेगा,
वॉशी आपका हम्म विद द बैट बहुत हैंडी है अवे कंडीशंस हम्म में। उसके पास वो स्पिन बॉलिंग भी है जिसपे उसने काफी काम किया पिछले कुछ समय में, तो वो तो एक क्लियर कट डिसीजन था, उसमें कोई डाउट नहीं था कि अक्षर का नाम नहीं आएगा। तो वो चीज थी, वॉशी का नाम वहां पर आना ही था, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आना एंड था। कुलदीप इंजर्ड थे शायद से, कुलदीप हाँ, इंजर्ड। कुलदीप इंजर्ड थे, कुलदीप पहले से इंजर्ड थे। बट जी। शार्दुल ठाकुर कहीं ना कहीं साइडलाइन नहीं हो गई कि पहले ओवरसीज के अंदर आप उनको खिलाते थे, ऑस्ट्रेलिया के शार्दुल भी अंदर भी इंजरी से 60 आ रहा था, 70 अगर आप ऑफ की। देखो, शार्दुल भी हम्म इंजरी से आ रहा था, रणजी ट्रॉफी अभी हाँ, खेलना रणजी शुरू में उनको हुआ है। फीवर भी था, हाँ। हाँ, तो वो चीज अगर आप देखोगे, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस मुंबई जो मैच हुआ था उसमें भी वो नहीं खेला था, तो हाँ जो ईरानी कप हुआ था, तो इस वजह से आपने देखा कि वो भी नहीं आ पाया था, और अभी उसने फिर वापसी करनी शुरू करी थी। सो आई थिंक उसके लिए भी काफी ज्यादा अर्ली हो जाता। आप ले जा सकते थे, विदाउट अ डाउट आप ले जा सकते थे, बिकॉज ऑलरेडी आप ट्राइड एंड टेस्टेड बॉलर है। बट वही चीज है जो मैंने हम्म कहा कि शार्दुल के ऊपर नीतीश कुमार रेड्डी को रखना मुझे थोड़ा सा हम्म अर्ली ऑन लग रहा है, जल्दबाजी कर दी शायद। आपको लग रहा है कि 11 के अंदर खेलेंगे नीतीश कुमार रेड्डी फर्स्ट टेस्ट में? हो सकता है यार, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, हम्म क्योंकि आपको वो बैलेंस देना है, आपके पास सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं। तो हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि आपको वो टीम में आते हुए दिख सकते हैं, विद द बैट विद द बॉल। 135 138 के करीब गेंदबाजी कर देंगे, बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो यही चाहिए टीम इंडिया को ऐसी ऐसी सिचुएशंस में। हम्म बट ये जायसवाल के लिए बहुत चैलेंज रहेगा कि आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखा, और गिल गिल किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे, रोहित विराट की जो फॉर्म है अभी वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न के अंदर है। प्लेइंग 11 आपको क्या लग रही है कि एक रफ प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? मान लो अगर केएल ओपन करते हैं, केएल एंड यशस्वी ओपन करते हैं, थर्ड पे गिल, फोर्थ पे सरफराज विराट, खान, या फिर विराट, हाँ विराट। फोर्थ पे विराट एंड फिफ्थ पे सरफराज, या फिर कोई और प्लेयर? नहीं, फिफ्थ पे तो ऋषभ पंत होंगे, 6 पर हम्म मैं ध्रुव जुरैल को खिलाऊंगा, 7 पे हम्म नीतीश कुमार रेड्डी, 8 पे हम्म सॉरी, नीतीश कुमार रेड्डी से पहले जडेजा, रविंद्र जडेजा 7 पे। हाँ फिर साथ 8 पे मैं देखूंगा नीतीश कुमार रेड्डी। फिर 9 पे मैं देखूंगा बुमराह, 10 पे मैं देखूंगा सिराज, और 11 पे आकाशदीप। हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा नहीं होंगे अभी मतलब नहीं, फर्स्ट एट द टेस्ट? वेरी स्टार्ट नहीं, एट द वेरी स्टार्ट नहीं, हम्म एट द वेरी स्टार्ट हम्म नहीं। अगर हाँ, मेरे को और ये लगता है कि अश्विन नहीं। जड हाँ, हम्म बोलिए। नहीं, अश्विन, अश्विन तो अश्विन नहीं, जड अश्विन अभी नहीं। अश्विन सिडनी से पहले नहीं, सिडनी में खिलाऊंगा, अगर कहीं खिलाऊंगा तो सिडनी से पहले कहीं नहीं। और तो वॉशली ये भी, क्योंकि कौन? आपको ये भी देखना है ना कि आपको ये भी देखना है ना कि बैटिंग से आपको क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जडेजा और वॉशी को भी अगर आप कंपेयर करके देखो तो कहीं ना कहीं जडेजा का भी करंट फॉर्म भी थोड़ा अच्छा रहा है। हालांकि वो उनका रहता है कि एक इनिंग्स में रन आते हैं, एक में नहीं आ पाते, बट एक एक्सपीरियंस भी है जडेजा का भी, तो शायद से जडेजा को प्रेफरेंस मिले। और फिर आप हाँ, बाद में बैटिंग में वॉशिंगटन तो को देखो। ओवरसीज अच्छा है ही, पिछले कुछ समय से बेहतर हो हम्म चुके हैं, तो उसका फायदा हम्म उन्हें बिल्कुल मिलेगा जडेजा को प्लेइंग 11 में। हम्म तो ये आपकी क्या प्रिडिक्शन है कि क्या हो रहा है अब बीजीटी के अंदर? इंडिया 3-0 3-1 या जो भी? यार ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, हम्म प्रिडिक्शन। यार मुझे 2-2 लग रहा है, 2-2। मतलब टाई हो जाएगी? मतलब एक टेस्ट मैच मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो ये सिडनी वाला टेस्ट मैच ही होगा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो, हम्म क्योंकि घर की टाइप की कंडीशंस होंगी, हम भी जीत सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं। तो हम्म आई थिंक ये मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्थ टेस्ट हम जीत जाएंगे, एडिलेड हम हार जाएंगे, ब्रिस्बेन वो जीत जाएंगे, मेलबर्न हम जीत जाएंगे, सिडनी मुझे लग रहा है कि कहीं भी इधर उधर जा सकता है। और अगर कहीं ना कहीं टूर्नामेंट थोड़ा ये बीजीटी अगर थोड़ी खराब जाती है, तो जो डिसीजंस की बात हो रही कि गौतम गंभीर सैक्ड हो सकते हैं, और रोहित विराट का जो फ्यूचर है कि क्या वो आगे टेस्ट के अंदर आपको खेलते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ओडीआई के अंदर विराट का क्या फ्यूचर रहेगा, 2027 के वर्ल्ड कप तक वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो कुछ ऐसे हार्श डिसीजन लिए जाएंगे, कोई ऐसे कॉल्स बीसीसीआई द्वारा? गंभीर का मुझे अभी जल्दबाजी लग रहा है, गंभीर पे कुछ नहीं होगा। बट रोहित विराट हम्म को आप देखोगे कि उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, 5 टेस्ट मैच में 100-200 रन ही बनाए हैं, तो फिर तो बाहर ही हो जाएंगे भाई। फिर आप कैसे आगे लेकर हम्म के जाओगे? फिर तो आप नई डब्ल्यूटीसी साइकिल प्लान करोगे ना। तो गंभीर का मुझे नहीं लग हम्म रहा है, चाहे कुछ भी हो, रोहित विराट पर फैसला लिया जाएगा अगर बैटिंग बहुत खराब रहती है तो। और विराट फिर ओडीआई के अंदर कंटिन्यू करते हुए देखेंगे आपको, या ओडीआई में भी नहीं, आपको ओडीआई फिर में तो जब खेलेंगे नए? यार, ओडीआई में खेलेंगे, ओडीआई में हम्म खेलेंगे। ओडीआई में तो आप 2027 तक चैंपियंस लग रहा है ट्रॉफी आपको दोनों देखोगे। खेलेंगे? हाँ अभी चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी से ट्रॉफी। पहले अभी मैं चैंपियंस ट्रॉफी हम्म देखूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रहती है हम्म परफॉर्मेंस, फिर देखते हैं हम्म उससे आगे के टूर्नामेंट्स क्या रहते हैं।
अभी तो चैंपियंस एंड जो ट्रॉफी। ऋतुराज गायकवाड़ का जो सीन चल रहा है कि अनलक्की क्रिकेटर इनको जो ये बोला जा रहा है कि परफॉर्मेंस कर रहा है टी20 में, फिर इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर टेस्ट के अंदर एकदम से इंक्लूजन इनका हो जाता है। जो उसकी रेड बॉल क्रिकेट उतनी अच्छी नहीं जितनी व्हाइट बॉल के अंदर वो है, बट आप उनको रेड बॉल के अंदर लेके आओ तो इनका समय के संजू सैमसन जैसे ही चलेगा, या फिर वो जस्टिस वाली डिमांड फैन पेज द्वारा चलती रहेगी, या फिर इनको परफॉर्मेंस चांस मिलेगा इनको? T20 में मेरे हिसाब से वो फिर से लौट आएंगे, लेकिन टीम इंडिया भी सोच रही है कि क्या रेड बॉल क्रिकेट में उनके पास है वो गेम, वो देखना चाह रहे हैं, लीडर भी उनको बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कैप्टन। डिमोशन हुआ है, डिमोशन नहीं हुआ है, हम्म ऊपर ही बढ़ाने की सोच रहे हैं। बट वही चीज है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है वहां पे। तो अगर कुछ कुछ मैचेस और देखे जाएंगे, अगर नहीं होता है तो फिर आप वापस T20 सेटअप में आ जाओगे। फिर वहां देखेंगे कि आप किस तरीके से करते हो। आप 50 ओवर फॉर्मेट में आओगे अगर कहीं पर आपको लगता है कि विजय हजारे आपने बहुत अच्छा किया है। सो रेड बॉल क्रिकेट में हम्म अभी मौका मिल रहा है, डिमोशन नहीं है, अच्छा ही करने का मौका है उनके पास। बट आई डोंट नो कि टीम इंडिया की इस समय पे सोच क्या है उनको लेकर के, बिकॉज बीजीटी के मेन स्क्वाड में उन्हें नहीं लिया गया है। यहाँ रेड बॉल में हाँ। उनको आप देखो, चाहे दुलीप ट्रॉफी देखो, चाहे ईरानी देखो, चाहे रणजी ट्रॉफी देखो, हर जगह पर उनको जो है वो बैटिंग को लेकर के मैसेजेस गए हैं। बैटिंग ऑर्डर डिफरेंट हो रहा है अलग अलग मैचेस में। उसके बावजूद भी अगर इंडियन टीम में नहीं आ रहे हैं, परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, हम्म तो वो है तो फिर वापस वहीं आ जाएंगे अदरवाइज। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो उनके लिए भी उठेगा कि जस्टिस फॉर ऋतुराज। हाँ। हम्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा खासा डिस्कशन रहा, और उम्मीद रहेगी कि आगे और बहुत बातचीत हो बीजीटी के बाद भी। जो भी चीजें होगी, अगर बीजीटी होपफुली हम जीत जाए, उम्मीद सारी यही रहेगी कि जो आपने बोला कि जो आंखें बंद करके WTC फाइनल में लोग देख रहे हैं इंडिया को, क्या पता ऐसा चमत्कार हो जाए, क्योंकि मिरेकल्स भी होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई जुड़ने के लिए। आखिरी में आप कुछ कहना चाहोगे? बस यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जो मैंने शुरू में कहा था, सपोर्ट करते रहो इसी तरीके से। भाई के चैनल को भी सपोर्ट करो, बिकॉज काफी मेहनत कर रहा है यार हर कोई। मुझे पता है यार कंटेंट क्रिएशन में कितनी मेहनत लगती है। जब आप नया नया स्टार्ट करते हो, और जब आप कोशिशें करते हो कि यार बेहतर से बेहतर कर सके। और मैं बस यही कहूंगा यार, सपोर्ट करो। सारी कम्युनिटी बहुत, मैं तो काफी मेल्स आते हैं, काफी मैसेजेस आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार कि आप एक बार अपना यूट्यूब का फीड रिफ्रेश करो, आपको दो नए लड़के, एक नया लड़का दिखता है कंटेंट करता हुआ। तो और यंग लड़के हम्म हैं। को अभी आप भी, जैसा आपने बताया, आप कॉलेज जाते हो। मुझे कॉलेज छोड़े हुए अब 7-8 साल हो चुके हैं। तो एक जनरेशन गैप भी है, बट स्टिल हम किसी एक चीज पे तो कनेक्ट कर पा रहे हैं। कम से कम क्रिकेट पे ही हाँ। सही हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उस तरीके से। तो अभी मैं पिछले कुछ समय में भी काफी लोगों के साथ गया हूँ, पॉडकास्ट भी किए, रिकॉर्डिंग्स भी की। मजा आता है अपने से छोटी उम्र के साथ, अपने से, मैं तो सीनियर जर्नलिस्ट को भी लेकर आता हूँ अपने चैनल पे कि आपके साथ कॉन्वर्सेशंस करते हैं। तो कुछ ना कुछ लर्निंग्स रहती हैं भाई, चाहे आपके साथ करूँ चाहे किसी और के साथ करूँ। जस्ट मेरा एक ही कहना है, कीप डूइंग द ग्रेट वर्क, कीप सपोर्टिंग। बाकी जो भाई लोग देख रहे हैं उनके लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है, कीप सपोर्टिंग। और कोशिश करते रहेंगे यार, मेहनत पूरी रहेगी। बाकी अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं वो आप बताइए। थैंक यू सो मच भाई लोग। थैंक थैंक यू रोहित भाई। थैंक यू बाबा।